5 मिनट के बाद से आपका वीडियो अवेलेबल है सुनने के लिए। इस कहानी में एक एथन के बारे में बात किया गया है। एथन के पास ज़िंदगी की हर वो चीज़ थी जो कोई भी इंसान चाह सकता है। पैसा, खुशी, लग्जरी कार और एक लविंग गर्लफ्रेंड। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी फाइट तक नहीं की थी। सब कुछ पीसफुल, परफेक्ट और सिक्योर था, जब तक एक दिन सब कुछ अचानक बदल नहीं गया। एक सुबह जब ईथन ने आंखें खोली तो वह अपनी पुरानी दुनिया में नहीं था। वह एक अगली वर्ल्ड था, जहाँ डिस्ट्रक्शन और ब्लडसन नॉर्मल बात थी, जहाँ वीक लोग के लिए सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और सबसे बड़ी शौक की बात, एथन अब अपने असली बॉडी में नहीं था। वह एक ऐसे लड़के के बॉडी में था जो 2 बार अवेकनिंग फेल कर चुका था और अब उसके पास ही एक लास्ट चांस बचा था। एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर सेकेंड, हर मिनट और हर घंटे बैटल और डेथ के खतरनाक खतरा मंडराते रहते थे। क्या एथन, जो एक भी लड़ाई नहीं इस डेंजरस वर्ल्ड में जी पाएगा? क्या वह राख से उठ के पावरफुल बनेगा या फिर इसी जलती हुई दुनिया के साथ खुद भी ख़त्म हो जाएगा? जर्नी अभी शुरू हुई है।
एशर ने दर्द को अपने फोकस पर हावी होने नहीं दिया। विरालिस तुरंत रिएक्ट हुई। आसपास मरे हुए असैसिन्स की बॉडीज से जो थोड़ा बहुत ब्लड बचा था उसे खींचने लगी। धीरे धीरे उसके वूंड्स भरने लगे, फ्लैश अपने आप जुड़ने लगी, लेकिन हर सेकंड में एक तेज जलती हुई पेन के साथ। पर सब वूंड्स बंद नहीं हुए। उसकी खुद की लाइटनिंग ने बॉडीज को इतना जला दिया था कि ब्लड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। रिकवरी इनकम्प्लीट थी, काफी नहीं थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, विरालिस को नियर बाय मॉन्स्टर्स से ब्लड कलेक्ट करने भेजना पॉसिबल नहीं था। उसे यहीं रहना था, एशर के पास, रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। बाकी असैसिन सिर्फ शॉक में खड़े देख रहे थे। उनके मरे हुए साथियों का ब्लड धीरे धीरे एशर के हाथ में पकड़ी रेपियर की तरफ खींच रहा था। ये अननेचुरल सीन देखकर उनके दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई और बिना सोचे समझे वो एक कदम पीछे हट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर इतना जरूर पता था, ज्यादा पास रहना सेफ नहीं है। हर वॉरग्रेव सोल वेपन के पास कम से कम एक पावरफुल एबिलिटी होती है। अब तक एशर की रेपियर ने कुछ भी शो नहीं किया था, और ये बात उन्होंने नोटिस करके पेशेंटली वेट किया था। अब जब एबिलिटी फाइनली रिवील हुई, उनकी इंस्टिंक्ट्स तुरंत अलर्ट मोड में शिफ्ट हो गईं। वो देखते रहे, और उन्होंने नोटिस किया कि एशर के ब्रूजेस जो ट्रीज और स्टोन से टकराने पर बने थे, धीरे धीरे फेड हो रहे थे। स्किन उनकी आंखों के सामने हील हो रही थी। तब सबको समझ आया, 10th सन अपने वूंड्स हील कर सकता है। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। सब बस देखते रहे, हल्की सी मुस्कान के साथ, जैसे शिकारी अपने जख्मी शिकार की लास्ट स्ट्रगल का मजा लेते हैं। और तब हीलिंग अचानक रुक गई। रेपियर ने ब्लड खींचना बंद कर दिया। उस एक पल में सबको रियलाइजेशन हो गया, ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी थी, और उसके साथ वेपन की हीलिंग एबिलिटी भी। उनकी स्माइल्स और गहरी हो गईं, मजाक से नहीं बल्कि क्रूअल समझ के साथ। 10th सन अब रीजेनरेट नहीं कर रहा था। सच कहूं तो ये अनएक्सपेक्टेड था, या शायद बिल्कुल वही जो एक वॉरग्रेव से एक्सपेक्ट किया जाता है। पहले बोलने वाला असासिन शांत आवाज में बोला, जिसमें हल्की सी क्यूरियोसिटी थी। ब्लड से हील करने वाली सोल वेपन काफी रेयर होती है, लेकिन हर एबिलिटी की एक लिमिट होती है। लगता है इसकी भी है। ये आदमी क्लियरली लीडर था। अब तक उसने एक भी मूव नहीं किया था। वो बैटलफील्ड के एज पर खड़ा था, आर्म्स क्रॉस्ड, बिल्कुल डिटैच्ड पेशेंस के साथ। बाकी 4 असैसिन्स अटैक कर रहे थे, और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। लगता है तुम्हारी रेपियर को सोर्स चाहिए, ब्लड, और बिना उसके। वो हल्का सा रुककर सिर हिलाता है, जैसे झूठी सिंपैथी दिखा रहा हो। कितनी बदकिस्मती की बात है। फिर भी वो आगे नहीं बढ़ा। उसकी कॉशन इंटेंशनल थी, कंट्रोल्ड। लोग मानते हैं कि वॉरग्रेव सोल वेपन्स में सिर्फ एक एबिलिटी होती है, पर जो लोग उनकी ब्लड लाइन को जानते हैं उन्हें सच पता होता है, ये एक मॉन्स्ट्रस लिनिएज है। उनके सोल वेपन्स में मिनिमम 2 एबिलिटीज होती हैं, और अक्सर सेकंड एबिलिटी तब तक हिडन रहती है जब तक उसकी सच में जरूरत ना पड़े। इसी वजह से लीडर डिस्टेंस पर था। उसने फाइट में इंटरफियर नहीं किया, एक भी स्ट्राइक नहीं मारी। वो सिर्फ वेट कर रहा था एशर की रेपियर की सेकंड एबिलिटी रिवील होने का। उस एबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, न रिकॉर्ड्स, न अंडरवर्ल्ड में विस्पर्स, पर उसकी सोच काफी थी। अगर पहली एबिलिटी रेयर सपोर्ट टाइप हीलिंग है, तो ऑलमोस्ट सर्टेनली दूसरी ऑफेंसिव होगी, और वो इतना बेवकूफ नहीं था कि खुद उस एबिलिटी को ट्रिगर कर दे। इसीलिए उसने डिस्टेंस मेंटेन रखा और एशर को अपने 4 असैसिन्स के हवाले कर दिया, क्योंकि वो एक सिंपल ट्रूथ समझता था, कॉर्नर्ड प्रे सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, और जब बात वॉरग्रेव्स की हो तो प्रे और प्रेडेटर के बीच की लाइन बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लर हो जाती है। उसके शब्द क्या थे? सिर्फ बेट थे, एक चाल, प्रोवोक करने के लिए, ताकि रेपियर की सेकंड एबिलिटी बाहर आ जाए। बाहर से देखने पर लग सकता था कि वो अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। बैटलफील्ड बिल्कुल स्टिल है और वो खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन असैसिन लीडर को सच पता था। उसके पास वक्त था, लगभग 5 घंटे अभी भी बाकी थे। उसे सिर्फ एक काम करना था, रेपियर को किसी और की जान लेने से रोकना, ताकि उससे ब्लड ना मिले और हीलिंग एक्टिवेट ही ना हो। सिंपल। आखिर ये ट्रू अवेकनिंग था, यानी एक सैंक्शन्ड हंट, जहां असैसिन्स को मिलता है एक रेयर मौका, वॉरग्रेव को बिना फैमिली के बदले के डर के मारने का। इस वक्त हर एडवांटेज उसके पास था, चाहे टारगेट मिरेकल से हील भी हो जाए। एशर की स्टैमिना ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, उसके मूवमेंट स्लो थे, उसका एस्ट्रा रिजर्व लगभग एम्प्टी। बेस्ट केस वो बस सरवाइव कर रहा था, वर्स्ट केस वो एक कॉर्नर्ड प्रे था, गिरने का इंतजार करता हुआ। लीडर महसूस कर सकता था कि ब्लैक पैंथर की डेथ के बाद रेपियर हवा से एस्ट्रा ड्रॉ कर रही थी, और वो हीलिंग के लिए नहीं था,
उसने अंदाजा लगा लिया था ये सब रेपियर की सेकंड एबिलिटी से जुड़ा है। फिर भी वो हिला नहीं। अननोन में सीधा चार्ज करना बेवकूफ़ी की निशानी होती है। अगर मजबूरी आई तो वो अपने आदमियों में से किसी एक को टेस्ट के लिए आगे भेज देता। सैक्रिफाइस उनकी काम की फितरत थी। वो असैसिन्स थे, अपनों की जान के लिए भी कोई इमोशन नहीं। जमीन पर फैला हुआ एशर आखिरकार एक हल्की सी कराह के साथ उठा। उसका जिस्म जैसे चोटों का कैनवस बन चुका था। हर मसल दर्द से धड़क रहा था, पर उसका दिमाग बिल्कुल शार्प था। उसे समझ आ गया था कि असैसिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करना और वेपन की वीकनेस एक्सपोज करना। और असैसिन सही था। ब्लड के बिना विरालिस का क्रिम्सन पैक्ट बस धूल जैसा बेकार था। किल का चांस छीन लो, एबिलिटी खत्म। पिछले 6 महीनों में एशर ने एक और फ्लॉ डिस्कवर किया, और भी इरिटेटिंग। वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता था कि कौन सी इंजरी पहले हील होगी। विरालिस अपनी मर्जी से रैंडम वुंड्स मेंट करती थी। अगर चॉइस एशर की होती तो वो सबसे पहले अपने चेस्ट की गहरी स्लैश को हील करता, ब्लड ड्रेन होने से पहले। कोई और रास्ता नहीं, एशर ने सोचा, अंधेरे डिटर्मिनेशन के साथ। वो मुश्किल से खड़ा था, पैर कांप रहे थे, सिर्फ विल पावर उसे गिरने से रोक रही थी। जिस्म थकान से चीख रहा था, हर मसल जल रहा था, पर दिमाग अब भी नहीं टूटा। 6 महीनों में उसने दर्द को सहना नहीं, एक्सेप्ट करना सीख लिया था। असैसिन की तरफ पीठ करके एशर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। बाकी असैसिन्स चुपचाप देखते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि वो गिरने ही वाला है। फिर वो एक बड़े पेड़ के पीछे चला गया। मोटा ट्रंक उसे पूरी तरह छुपा रहा था। वहां विरालिस उसके ऊपर हल्की सी तैर रही थी। उसकी प्रेजेंस एक धीमी उदास सी हमिंग में महसूस हो रही थी। बेकार है एशर वॉरग्रेव, लगता है यहीं खत्म होता है सब। लीडर की आवाज शांत थी, फाइनल। उसने हाथ से सिग्नल दिया, पीछे खड़े 4 में से एक को काम खत्म करने के लिए। चोजन असैसिन आराम से आगे बढ़ा। कंधे पर मैसिव एक्स टिका हुआ था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, दुनिया बदल गई। सब कुछ एक जलती हुई पैरानॉर्मल पर्पल लाइट में डूब गया। ब्लिंक करने का मौका भी नहीं मिला। विरालिस चल पड़ी, सिल्वर वेंजेंस की तरह ब्लर में आगे बढ़ी, और एक ही फ्लैश में असैसिन का सिर जिस्म से अलग, इतना फास्ट कि उसे अटैक होने का एहसास भी नहीं हुआ। और एशर, उसके जिस्म पर लाइटनिंग फट पड़ी। क्रैकलिंग पर्पल स्टॉर्म ने उसे घेर लिया। एक इंस्टेंट में वो असैसिन लीडर के सामने था। आंख फॉलो भी ना कर पाए, इतनी स्पीड। एक पल पहले लीडर कंपोज्ड खड़ा था, अगला पल एशर उसके सामने, फुल्ली हील्ड, स्किन पर लाइटनिंग डांस कर रही थी, आंखों में ठंडी पक्की डिटर्मिनेशन। कैसे? सोच पूरी होती उससे पहले एशर का हाथ उसके सीने के पार, फ्लैश, बोन, सब चीर दिया। डिस्टेंस पर भरोसा किया था उसने, कैलकुलेटेड कॉशन, पर कुछ भी उसे बचा नहीं सका। वो खुली आंखों के साथ बिना एक शब्द के मर गया। तुम बहुत बोलते हो, एशर की भारी थकी हुई आवाज निकली, जिसमें शांत सा कंटेम्प्ट था। बाकी 3 असैसिन्स शॉक में जम गए। 2 साथियों की डेथ सिर्फ कुछ सेकंड्स में। पर हेजिटेशन ज्यादा देर नहीं रही। इंस्टिंक्ट ने कंट्रोल ले लिया। वो एक साथ अटैक कर गए। एशर सिर्फ मुस्कुराया, और जवाब में उसने एक ही चीज उठाई, मिडिल फिंगर, काम, मॉकिंग, और अगले ही ब्लिंक में उसका जिस्म गायब। सिल्वर लाइट की एक स्ट्रीक, और वो दूर। पोजीशन मार्कर एक्टिवेट हो चुका था। तीनों असैसिन्स अंधेरे में खड़े रह गए, उस भारी दबाव वाली खामोशी के साथ जो एशर पीछे छोड़ गया था। वॉरग्रेव एस्टेट के अंदर पूरा परिवार बिल्कुल खामोशी में देख रहा था। उन्होंने देखा कैसे 5 असैसिन्स ने एशर को घेर लिया। किसी ने पलक तक नहीं झपकाई, बस शांत आंखें, सीधी सांसें और एक ठंडी ऑब्जर्वेशन। फिर सब शुरू हुआ। उन्होंने देखा कैसे एशर धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। उसका दिमाग सिचुएशन को परफेक्टली रीड कर रहा था, हर मूवमेंट, हर स्ट्राइक का कैलकुलेशन। लेकिन उसकी स्टैमिना उसके जिस्म को फॉलो नहीं करने दे रही थी। अटैक्स हर डायरेक्शन से बरस रहे थे, लेफ्ट, राइट, ऊपर, हर मुमकिन एंगल से। हैमर, एक्स, whip, डैगर। परिवार उसकी मूवमेंट्स को गौर से देख रहा था। हर स्टेप में एक फ्लूइड कामनेस थी, हर स्विंग में एफिशिएंसी, जैसे वो दशकों से बैटल ट्रेन कर रहा हो। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और उनकी आंखों के सामने एशर का सीना फट गया। फिर भी किसी ने रिएक्ट नहीं किया। उनमें से कई लोग इससे भी बुरे जख्म झेल चुके थे। किसी ने अपने लिम्स खोए थे, किसी ने और भी डरावने हॉरर्स देखे थे। उनके लिए ऐसा वुंड मेंशन करने लायक भी नहीं था। दिल के अंदर कोई भी एशर को मरते हुए नहीं देखना चाहता था।
आखिर वो फैमिली था। पर अगर वो मर भी जाता तो भी कोई इंटरवीन नहीं कर सकता था। फैमिली का लॉ इसे मना करता था। उन्होंने देखा कैसे हैमर ने उसकी रेपियर पर क्रशिंग फोर्स से स्ट्राइक किया। फिर विप ने उसके चेस्ट को चीर दिया। जो सॉफ्ट स्माइल्स पहले थे वो कब के गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। उनके चेहरों पर वापस आ गईं कोल्ड न्यूट्रल एक्सप्रेशंस। उन्होंने देखा कैसे एशर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछल रहा था, जैसे कोई बेजान बाउंसिंग बॉल। अब इंजरीज क्लियरली दिख रही थीं, ब्रूजेस, टोन फ्लैश और उसके राइट हैंड की टूटी हुई हड्डियां। जो हाथ कम, पल्प ज्यादा लग रहा था। टेबल पर रखा ग्लोइंग ब्लू ऑब सब कुछ डरावनी क्लैरिटी के साथ दिखा रहा था, जैसे वो खुद जंगल में खड़े हों। उन्होंने देखा यंग वॉरग्रेव का जिस्म जमीन में एक गहरी लकीर बनाते हुए रुक गया, बिल्कुल बिना हिले, जैसे वो मर चुका हो। पर उनकी एक्सपीरियंस्ड आंखें एक छोटी सी मूवमेंट पकड़ गईं, उसके सीने का हल्का सा उठना गिरना। वो अभी भी सांस ले रहा था। उन्होंने देखा कैसे वायरलास बैटलफील्ड में पड़ी बॉडीज से ब्लड खींच रही थी, पर हीलिंग बहुत कम हो रही थी। डेड बॉडीज में काफी ब्लड है ही नहीं। अंदर ही अंदर सब समझ रहे थे, सब खत्म होने वाला है। एशर ने अपना सारा अस्त्र उस मॉन्स्ट्रस ब्लैक पैंथर पर खर्च कर दिया था। उसकी अस्त्र वेन्स अब लिटरली खाली थीं। वेपन हील नहीं कर सकता था, ब्लड सोर्स के बिना। स्टैमिना बॉटम्ड आउट। उन्हें लगा था असैसिन्स तुरंत फाइनल ब्लो देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वॉरग्रेव्स, जो ऐसे मोमेंट्स में बहुत शार्प और कैलकुलेटिंग होते हैं, समझ गए थे असैसिन्स क्या सोच रहे हैं। और सच कहें तो वो भी सेम चीज सोच रहे थे। एशर ने अब तक कोई फ्लैशी एबिलिटी यूज नहीं की, तो लग रहा था उसके वेपन के पास सिर्फ एक ही ट्रिक है, बस एक एबिलिटी और कुछ नहीं। उन्होंने असैसिन लीडर की बातें सुनी, पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या आज एक वॉरग्रेव गिरने वाला है? कोई नहीं हिला। इमोशंस जैसे बर्फ बन चुके थे। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, बस देखते रहे, अपनी ही ब्लड लाइन के एक मेंबर को डेथ के दरवाजे पर खड़ा। एक और सवाल उनके दिमाग में गूंजा, क्या 2 घंटे तक टिकने के बाद यंगेस्ट जिंदा बचेगा? पर ये ट्रू अवेकनिंग अलग थी। उनकी नजरें धीरे धीरे मुड़ गईं अज़ेरोन की तरफ। वो वहां बैठा था, इतना शांत जैसे ये डेडली ट्रायल सिर्फ पार्क का एक नॉर्मल दिन हो। अज़ेरोन ने उनकी नजरें महसूस की। उसे पता था वो उसे क्यों देख रहे हैं। फिर भी ना उसने रिएक्ट किया, ना वो हिला, ना उसने पलक झपकाई। बस शांत बैठा रहा, जैसे सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड हो। हर वॉरग्रेव की ट्रू अवेकनिंग के दौरान जो सानिया मून पार्टिसिपेट करता था, उसकी मूवमेंट्स ट्रैक की जाती थी, और ये इन्फॉर्मेशन असैसिन्स तक फीड होती रहती थी। इसका एक सिंपल रीजन था, सानिया मून पूरा वक्त छिपकर सर्वाइव ना कर ले, लेकिन उन्हें कभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी जाती थी। एक रेडियस मिलता था। असैसिन्स को उस एरिया के अंदर सर्च करके पार्टिसिपेंट को खुद ढूंढना पड़ता था। ये सिस्टम सानिया मून को थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देता था, क्योंकि वॉरग्रेव्स खुद जानते थे कि उनके ट्रू अवेकनिंग ट्रायल्स कितने ब्रूटल और अनफॉरगिविंग होते हैं। पर एशर का केस अलग था। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन सीधे सभी असैसिन्स को दे दी गई थी। न रेडियस, न सर्चिंग, न ब्रीदिंग स्पेस, बस टारगेट तक सीधा रास्ता। बाकी वॉरग्रेव्स बेवकूफ नहीं थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि एशर की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई थी, उसी पल जब एशर को खुद इसका एहसास हुआ। और सन या मून पर मार्कर लगाने की जिम्मेदारी हमेशा प्राइमार्क की होती थी। इसी मार्कर के थ्रू वो सब कुछ रियल टाइम में देख रहे थे, उनके सामने फ्लोटिंग हेड्स अप डिस्प्ले पर। उन्हें पता था इसकी जिम्मेदारी किसकी है, अज़ेरोन। यंगेस्ट को एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में डाल दिया गया था। ना रेस्ट, ना पॉज, सिर्फ 2 घंटे की लगातार फाइट, मॉन्स्ट्रस स्पीड पर मूवमेंट के साथ। अंदर ही अंदर अज़ेरोन दर्द महसूस कर रहा था। उसने ही ये छोटा सा डिटेल बदला था, ये क्रूएल ऑल्टरेशन, ताकि एशर को लिमिट तक पुश किया जा सके। पर उसका दर्द गिल्ट से नहीं था, नहीं, उसका दर्द एशर को उस टूटे हुए हाल में देखने से था। फिर भी वो पैनिक नहीं हुआ। उसे एशर की जान का डर नहीं था, क्योंकि वो और उसका फर्स्ट सन एक पहले ही कंटिंजेंसी प्लान डिस्कस कर चुके थे एशर को बचाने के लिए। और वही डिस्कशन मार्कर के फंक्शन में इस लास्ट मिनट चेंज की वजह बनी। उन्होंने देखा कैसे एशर किसी तरह दोबारा खड़ा हुआ,
उसके पैर कांप रहे थे, जिस्म पूरी तरह थक चुका था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और आखिर में एक पेड़ के ट्रंक के पीछे गिर गया। उन्होंने देखा और उनके दिल अंदर ही अंदर ब्लीड कर रहे थे, पर फैमिली ट्रेडिशन और एंशिएंट लॉ उन्हें कुर्सियों से बांध कर रखे हुए थे, जैसे इनविजिबल इनविंसिबल चेन्स। वॉरग्रेव्स कभी किसी ह्यूमन एनिमी से बिना कॉन्सिक्वेंस के नहीं गिर सकते थे, और अब लग रहा था ट्रेडिशन ही उनका साथ छोड़ रही है। मार्लिक पहले से रेडी था। जैसे ही एशर डेथ के एज पर पहुंचता, वो मूव करता। अभी तक उसने इंटरवीन नहीं किया था, सिर्फ इसलिए शायद यंगेस्ट के पास एक लास्ट कार्ड अभी भी हो। उन्होंने देखा कैसे एक्स पकड़े हुए असैसिन कॉन्फिडेंस के साथ एशर की तरफ बढ़ रहा है। एशर जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसे हर ब्रेथ पर उसकी जिंदगी टिकी हो। और फिर शॉक। उनकी आंखें फैल गईं। एशर की इंजरीज हील हो रही थीं, बिना ब्लड के। उन्होंने देखा कैसे एशर अनबिलीवेबल स्पीड से मूव करता है, अपनी बची खुची स्टैमिना को पूरी तरह बर्न करते हुए। उन्होंने देखा रेपियर ने एक्स वील्डिंग असैसिन को खत्म किया, और एशर ने खुद टॉकेटिव लीडर को एलिमिनेट कर दिया। शॉक सेटल होने का टाइम भी नहीं मिला था कि उन्होंने देखा एशर बाकी असैसिन्स की तरफ एक मिडिल फिंगर उठाता है, चीकी स्माइल के साथ, और फिर सिल्वर लाइट की एक स्ट्रीक और वो गायब। उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आया ये मिडिल फिंगर का मतलब क्या था, पर शॉक गहरा था। यंगेस्ट वॉरग्रेव अभी अभी वैनिश हो गया था। उनकी नजरें अब भी हेड्स अप डिस्प्ले पर टिकी हुई थी। कुछ पल बाद डिस्प्ले एडजस्ट हुआ, एशर की न्यू लोकेशन दिखाने के लिए, और एक बार फिर शॉक। वो जगह, वो पहचान गए, और उसी पल उनके एक्सप्रेशनलेस चेहरों पर स्माइल्स और ग्रिन्स फैल गईं। एक ही सोच सबके दिमाग में गूंज उठी, यंगेस्ट के पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है। उन्हें उस एबिलिटी की लिमिट्स नहीं पता थीं, कितनी बार यूज हो सकती है, कितनी दूर तक जा सकती है, पर उस पल किसी को फर्क नहीं पड़ा। चैप्टर 73 स्लीप। सिल्वर लाइट की एक तेज स्ट्रीक के साथ एशर और वेरेलेस एक पेड़ की ब्रांच पर अपीयर हुए। जैसे ही वो वापस मटीरियलाइज हुए, एशर सीधा घुटनों पर गिर गया। उसका जिस्म पूरी तरह गिव अप कर चुका था। 2 पूरे घंटे तक बिना रेस्ट के पीक स्पीड पर लगातार मूवमेंट, अब उसका असर साफ दिख रहा था। अराइवल के तुरंत बाद हमेशा की तरह स्नेक्स उन पर झपटे, लेकिन वेरेलेस ने किसी को भी अपने मास्टर के पास आने नहीं दिया। फिर भी उसने उन्हें मारा नहीं, क्योंकि एशर का क्लियर ऑर्डर था, किल मत करना। उसने बस वो ब्रांचेस ही काट दी जिन पर स्नेक्स थे। एक पल में सब जमीन पर गिर गए और डर के मारे दूर सरक गए। एशर की करंट लोकेशन वही जगह थी जहां ट्रायल की शुरुआत में वो पहली बार जागा था। वही पेड़ जिसे उसने सबसे पहले क्लाइम किया था, वही जगह जहां उसने पहला स्नेक मारा था, और किसी को पता भी नहीं था एशर ने उसी पेड़ पर पहले ही एक पोजीशन मार्कर छोड़ रखा था, जस्ट इन केस ऐसा कोई सिचुएशन कभी आ जाए। पोजीशन मार्कर यूज करता था 3 अलग अलग लोकेशंस मार्क करने के लिए। पहला उसका रूम, अब दूसरा ये पेड़, तीसरा अभी भी सीक्रेट था, किसी अननोन कंटिंजेंसी के लिए रिजर्व्ड। अब एशर ब्रांच पर सीधा लेटे हुए तेज तेज सांसें लेते हुए था। उसका चेस्ट हर ब्रेथ के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। जो लास्ट अटैक उसने किया था वो सिर्फ एक गैम्बल था, प्योर सरप्राइज एलिमेंट पर बेस्ड। अगर फेल होता तो वो तुरंत टेलीपोर्ट कर जाता, पर फेल नहीं हुआ, सक्सेस। एशर ने सीधा आसमान की तरफ देखा, वहां चमकता हुआ फीका चांद। वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था, जैसे जंगल में गिरा हुआ कोई सूखा लकड़ा। सिस्टम, कितना टाइम बचा है? उसने मन ही मन पूछा। 4 hours and 30 minutes। सिस्टम ने बिना डीले के जवाब दिया, काम, प्रिसाइज, एफिशिएंट। पिछले 6 महीनों में जब एशर अपनी एबिलिटी की वीकनेसेस समझ रहा था, उसे एक बड़ी लिमिटेशन पता चली, ब्लड। ब्लड के बिना क्रिम्सन पैक्ट बिल्कुल यूजलेस। पर उसने एक और चीज डिस्कवर की, विरलेस ब्लड स्टोर भी कर सकती है। उसे तुरंत कंज्यूम करना जरूरी नहीं, फ्यूचर के लिए सेव किया जा सकता है। ये डिस्कवरी क्रिटिकल थी। ट्रू अवेकनिंग की प्रिपरेशन में एशर ऑलरेडी जानता था बहुत इंजरीज होंगी, पेन कांस्टेंट कंपेनियन होगा। इसलिए वर्स्ट केस सोचकर उसने पहले ही विरलेस को ब्लड से फिल कर दिया था। और फिर वैसा ही हुआ। जब वो पेड़ के पीछे छुपा था, सिर्फ एम्बुश प्रिपेयर नहीं कर रहा था, वो हील भी हो रहा था। क्योंकि अगर असैसिन्स ने हीलिंग देख ली होती तो वो वेट नहीं करते, सीधा उसे फिनिश कर देते।
ये उसका हिडन ट्रम्प कार्ड था। अब तक ट्रू अवेकनिंग में विरलेस फॉलन एनिमीज का ब्लड यूज करके उसे हील करती रही, अपना स्टोर्ड ब्लड टच किए बिना। स्टोरेज की एग्जैक्ट लिमिट एशर को अभी भी नहीं पता, पर उसे लगता था ये ऑलमोस्ट इन्फिनिट है। 1 महीने से ज्यादा टाइम तक विरलेस लगातार ब्लड पी रही थी, फिर भी कोई लिमिट नजर नहीं आई। मेरे पास लगभग 1.5 से 2 घंटे हैं रेस्ट के लिए, एशर ने सोचा, चांद की रोशनी को देखते हुए जो फॉरेस्ट कैनोपी से फिल्टर हो रही थी। यहाँ वापस आना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। असैसिन्स अब जानते थे वो कहाँ है, पर उन्हें यहाँ वापस आने में टाइम लगेगा। 2 घंटे तक वो उसे ऑलमोस्ट फुल स्पीड पर चेस कर चुके थे। इसका मतलब कम से कम 2 घंटे का गैप है, जब तक वो पूरी ताकत से स्प्रिंट ना करें। पर एशर इससे ज्यादा अच्छी तरह जानता था। उन असैसिन्स में से कुछ लोग ये सोच सकते थे कि आस्त्रा ऑगमेंटेशन और एबिलिटीज का यूज करके डिस्टेंस जल्दी कवर कर लें, लेकिन ये सीधा सीधा बेवकूफ़ी होती। अगर वो ऐसे पहुंचते तो अराइवल पर ही एग्जॉस्टेड होते। स्टैमिना और आस्त्रा रिजर्व्स या तो ऑलमोस्ट खत्म होते या आधे रह जाते। इसीलिए एशर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। चाहे उन्हें यहाँ वापस आने में 2 घंटे ही क्यों न लग जाएं, उनके पास फिर भी उसे मारने के लिए 2 घंटे बचते। वो खुद को पूरी तरह ड्रेन करके रिस्क नहीं लेंगे। सब कुछ शुरू से ही कैलकुलेट किया गया था। एशर ने एक बार फिर चांद की तरफ देखा। उसकी स्टैमिना धीरे धीरे रीजेनरेट हो रही थी, पर अगर उसे जल्दी पीक पर पहुंचना था तो उसे एक ही चीज करनी थी, स्लीप। उसने अपने डिसीजन को तोल-मोल कर देखा। एनिमी डोमेन में सोना अपनी सबसे वीक स्टेट में, हर तरफ डेंजर्स के बीच, ये सीधा रेकलेस था। पर कोई और चॉइस भी नहीं थी। उसकी ओमनी परसेप्शन पास आने वाली किसी भी चीज का अलर्ट दे सकती थी। हाँ, उसमें वीकनेसेस थीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस हो जाती। और सबसे बड़ा पॉइंट, विरलेस वहां थी, उसके ऊपर चुपचाप मंडराती हुई, जैसे एक साइलेंट एवर वॉचफुल गार्डियन। एक और ख्याल एशर के दिमाग में आया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर वो थोड़ा और कंफर्टेबल हुआ और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग वापस चला गया अपने रूम के ह्यूज बेड और सॉफ्ट फेदर्ड ड्यूवे की तरफ। सिर्फ सोने के लिए वहां टेलीपोर्ट करने का टेम्पटेशन बहुत ज्यादा था। आखिरकार अपनी पास्ट लाइफ में ऑर्फन होने के बावजूद उसने कभी जंगल में नहीं सोया था, जहां असैसिन्स और वाइल्ड बीस्ट्स घूम रहे हों। उसने लायरा के बारे में सोचा वो इस वक्त कैसी होगी, पर यह ख्याल भी सिर्फ एक पल का मेहमान था। अगले ही सेकंड एक नेचुरल फिनोमिनन, स्लीप ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बेहोशी की स्टेट में भी उसका माइंड आधा एक्टिव था। उसकी एबिलिटी, इंस्टिंक्टिव एडेप्टेशन, ऐसे मोमेंट्स में जैसे अपनी पीक पर पहुंच जाती थी। विरलेस धीरे धीरे एशर के ऊपर तैर रही थी। उसका पूरा फॉर्म एक हल्की सी हमिंग के साथ शाइन कर रहा था, जैसे कोई इथीरियल सेंटिनल। कोई भी चीज अगर उसके मास्टर के पास आने की हिम्मत करती तो वो उसे एटम तक तोड़ देने को रेडी थी। फॉरेस्ट के गहरे अंधेरे में असैसिन्स अभी भी मूव कर रहे थे। उनकी मूवमेंट्स एजाइल और फ्लूइड थी। पेड़ उनके पास से ब्लर बनकर गुजर रहे थे। हर स्टेप में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा गूंज रहा था। वो धीमी आवाज में खुद को कर्स कर रहे थे। उन्होंने इतना वेट किया था 10th सन की सेकंड एबिलिटी देखने के लिए, और जब रिवील हुई तो वो ऑफेंसिव स्किल नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन निकली। इससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बात ये थी, 10th सन के पास अभी भी आस्त्रा कैसे बची थी? उनके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। आखिर में उन्होंने कंक्लूड किया, रेपियर शायद पहले से ही आस्त्रा गैदर कर रही थी टेलीपोर्टेशन के लिए। तभी सब समझ आता था, वरना इतना लेट क्यों टेलीपोर्ट करता? शुरू में ही क्यों नहीं, जब इंजरीज कम थी? उनका मन कर रहा था स्पीड और बढ़ा दें, फॉरेस्ट को मैक्सिमम डैश में क्रॉस कर दें। पर वो जानते थे ये बैटलफील्ड है, कुछ भी हो सकता है। रूल नंबर 1, स्टैमिना कंजर्व करो। इसीलिए ना उन्होंने एबिलिटीज यूज की, ना आस्त्रा रिजर्व्स टच किए। उनका एस्टिमेट था एशर की नई लोकेशन तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, पर उन्हें टेंशन नहीं थी। उनके पास अभी भी उसे मारने के लिए 2 घंटे बचेंगे। उनके हिसाब से 10th सन सिर्फ 2 घंटे में रिकवर नहीं कर सकता। आयरॉनिकली उनकी सोच बिल्कुल एशर के कैलकुलेशन से मैच करती थी। पर असली सवाल ये था, जब असैसिन्स फाइनली पहुंचेंगे तो उनका सामना किससे होगा? क्या वही एशर जो पीछे छूट गया था, थका हुआ, टूटा हुआ, मुश्किल से सांस लेता हुआ, या कुछ और ही? शायद उन्हें एशर मिले ही ना। अध्याय 74, अवेक, जागरण।
घने पेड़ों की छाया से ढके शांत रात की जंगल में एशर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। वो एक मोटी डाल पर गहरी नींद में सो रहा था, मानो दुनिया का कोई बोझ उस तक पहुंच ही नहीं सकता। उसकी सांसें धीमी और संतुलित थीं। चांदनी में उसके सीने का हल्का उठना गिरना मुश्किल से दिखाई दे रहा था। अगर कभी ये खबर फैलती कि एशर वॉग्रेव 10th सन इस समय क्या कर रहा है, तो शायद ही कोई विश्वास करता। ट्रू अवेकनिंग, वो निर्दयी परीक्षा जिसमें हर वॉग्रेव को कम से कम एक अंग खोना तय माना जाता है, उसी दौरान एशर ने सोने का फैसला किया था, जबकि उसका ट्रायल सबसे खतरनाक माना जाता था। दूर बैठकर सब कुछ देख रहे वॉग्रेव्स भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनमें से किसी ने भी अपने ट्रू अवेकनिंग के दौरान ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। सच कहें तो कोई कर ही नहीं सकता था। वायरलैस पूरी तरह शांत लेकिन सतर्क बनी हुई थी। अगर उसकी आंखें होती तो वो लगातार हर दिशा में घूम रही होती, जंगल की हर सरसराहट और हर परछाई को परखती। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 घंटा 20 मिनट खामोशी में गुजर गए। फिर एशर हिला। धीरे धीरे उसका शरीर सीधा हुआ। वो डाल पर बैठ गया और शांत, बिना किसी जल्दबाजी के अपनी आंखें खोलकर अंधेरे जंगल को देखने लगा। सिस्टम, मैं कितनी देर सोया? उसने मन ही मन पूछा। 1 घंटा 20 मिनट होस्ट। सिस्टम की साफ आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वे अब किसी भी पल पहुंचने वाले होंगे। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वायरलैस हल्की गुनगुनाहट के साथ उसके चारों ओर तैरने लगी। उसकी हरकतों में जिज्ञासा और हल्की बेचैनी थी, जैसे वो चुपचाप पूछ रही हो, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूं, पैनिक मत करो, उसने हल्की सांस लेते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही वायरलैस की गुनगुनाहट शांत होकर एक नर्म संतुष्ट कंपन में बदल गई। एशर ने अपने शरीर की स्थिति जांची। उसकी स्टैमिना पूरी तो नहीं, लेकिन काफी हद तक वापस आ चुकी थी। आगे जो होने वाला था उसके लिए ये पर्याप्त थी। मेरा एस्ट्रा भी आखिरकार रिकवर हो गया। उसकी एस्ट्रा वेन्स फिर से ऊर्जा से भर चुकी थी। उसे सिर्फ 70% रिकवरी चाहिए थी और वो हो चुकी थी। वायरलैस का एस्ट्रा भी वापस आ गया। एशर पेड़ से सहजता से नीचे उतरा। उसके पैर जमीन पर बिना आवाज के टिके। घना धुंध उसके चारों ओर लिपट गया, मानो कोई जीवित चीज हो जो अपने क्षेत्र में घुसने वालों को निगलने को तैयार हो। उसे पता था असैसिन्स अब जल्द ही पहुंचने वाले हैं, और उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। छिपने का भी कोई फायदा नहीं था, भले ही वो कोशिश करता। सोने से पहले उसने सिर्फ 3 असैसिन छोड़े थे, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसकी नींद के दौरान और लोग आ चुके होंगे, रीइंफोर्समेंट्स। पर फर्क नहीं पड़ता, उनकी संख्या मायने नहीं रखती थी। कम से कम उसके मन में परिणाम पहले ही तय हो चुका था, जैसे हकीकत ने उसके विचार सुन लिए हों। अचानक सामने से थ्रोइंग नीडल्स की बौछार धुंध को चीरती हुई उसकी ओर आई। एशर हिला तक नहीं। एक झटके में वायरलैस आगे बढ़ी। उसका रूप हवा में चमकती परछाई जैसा था। उसने सहजता से हर सुई को मोड़ दिया। तेज नोकें बेअसर होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। धुंध की आड़ में कई असैसिन पहले ही पास आ चुके थे। उनमें वही औरत भी थी जिसने पहले एशर का सीना चीर दिया था। उसके ट्विन डैगर्स जानलेवा चमक के साथ आगे बढ़े। इस बार निशाना था गला। फिर भी एशर ने वायरलैस को वापस नहीं बुलाया। उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। उसका शरीर सहजता से हिला। उसके कदम जमीन पर ऐसे फिसले जैसे घास के बीच से गुजरती हवा। हर वार उससे बस इंच भर दूर रह गया, इसलिए नहीं कि वार धीमे थे, बल्कि इसलिए कि वो पहले ही वहां से हट चुका था। सन्नाटा, धुंध और आने वाली टक्कर की आहट। ट्रू अवेकनिंग अब सच में शुरू होने वाला था। लेकिन वो असैसिन बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं थी। उसकी चाल एशर के साथ पूरी तरह तालमेल में चल रही थी। हर कदम तरल, सोचा समझा रखा गया, बिना किसी हिचक के। उसके डैगर सिर्फ वार करने के लिए नहीं, बल्कि धीरे धीरे एशर की कॉम्बैट एबिलिटी को तोड़ने के इरादे से चल रही थी। हर स्लैश, हर थ्रस्ट उसकी गति कम करने, रिफ्लेक्सेस को सुस्त करने और मूवमेंट को क्रिपल करने के लिए था। आईज, ब्रेन, चेस्ट, लंग्स, लेग्स, थाइज, उसने हर वाइटल पॉइंट को निशाना बनाया। लेकिन इस बार एशर उसे ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो एक ओपन बुक हो। पहले की तरह नहीं, जब थकान ने उसकी धार कुंद कर दी थी और मूवमेंट छीन लिया था। इस बार वो उसकी हर चाल समझ सकता था, और अब वो जवाब भी दे सकता था। अगले ही पल
ऐशर का हाथ धुंधला सा हो गया, उसकी टांगें आगे झटके से बढ़ीं और उसकी मुट्ठी गड़गड़ाहट जैसी ताकत लेकर सीधे उसके अब्डोमेन की ओर बढ़ी। असैसिन चौंक गई, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। धड़ाम आवाज गूंजी, लेकिन ऐशर को कुछ महसूस नहीं हुआ। न कोई टक्कर, न कोई रुकावट, न मांस, न हड्डी। उसका हाथ सीधे उसके आर पार निकल गया। उसका शरीर धुएं में बदलकर बिखर गया। तो ऐसे वो वायरल एस के आर पार गई थी। ऐशर का दिमाग तेजी से दौड़ा। यही उसकी एबिलिटी है। उसे वो पल याद आया जब उसने उसे घायल किया था। असैसिन पीछे हटने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन ऐशर पहले ही वहां पहुंच गया था। उसने उसकी चाल पहले ही पढ़ ली थी। उसकी टांग घूमी, एक तेज लो स्वीप, संतुलन बिगाड़ने के लिए। वो उछली, तेज और खूबसूरती से बच निकली, लेकिन वो सिर्फ एक फेंट था। अगले ही क्षण ऐशर का शरीर ऊपर उठा, उसकी मुट्ठी घातक इरादे से उसके सिर की ओर बढ़ी। असैसिन फिर से स्मोक फॉर्म में जाने लगी, वार को बेअसर करने के लिए, लेकिन इस बार बेकार। ऐशर की मुट्ठी पर बैंगनी बिजली चमकी, टक्कर हुई, सीधी, तेज, अंतिम। उसका शरीर पीछे उछल गया, दर्द और गति का धुंधला सा निशान बनकर। उसकी चीख बिजली की गड़गड़ाहट में दबकर गायब हो गई। उसका शरीर जमीन छू भी नहीं पाया था कि ऐशर के नीचे की धरती अचानक मुड़ी। पत्थर मांसपेशियों की तरह कस गए, उसकी टांगों को जकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक ही कदम में ऐशर ने वो पकड़ तोड़ दी, मानो कुछ नहीं था। पर वही छोटा सा पल उसके दुश्मनों को चाहिए था। हैमर वील्डिंग असैसिन पहले से सामने था और विप यूजर उसकी परछाई की तरह पीछे। हवा फटी, हथौरे का भारी वार सीधे उसके सिर की ओर आया। ऐशर ने ब्लॉक नहीं किया, वो बस एक स्मूथ साइड स्टेप से वार के पास से फिसल गया, जैसे कोई भूत गुजर गया हो। अब उसके हाथों में 2 चमकते डैगर्स थे, उसी असैसिन से लिए हुए जिसे वो अभी गिरा चुका था। वो तेजी से पास आया, दुश्मन की कलाई काटने के इरादे से। तभी उसकी ओमनी परसेप्शन भड़क उठी। पीछे से हवा चीरती विप आ रही थी। बिना एक पल गवाए ऐशर ने वार छोड़ दिया। वो लगातार 5 तेज बैकफ्लिप्स में पीछे हटा, हर छलांग सटीक, अपने और दुश्मनों के बीच दूरी बनाते हुए। एक तरफ वायरल एस अड़िग खड़ी थी, एक और असैसिन को बेरहमी से रोके हुए थी, उसे पास ही नहीं आने दे रही थी। बाकी सब धीरे धीरे ऐशर को घेर रहे थे। फिर भी ऐशर की सांसें शांत थीं, नियंत्रित, स्थिर। उसकी बैंगनी नजर पूरे बैटलफील्ड को पढ़ रही थी, हर मूवमेंट, हर इरादा, हर हार्ट बीट। और फिर धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान आई। वो इस पल का आनंद ले रहा था जितना वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके घुटने हल्के से झुके, मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह कस गईं, मानो अगला विस्फोट होने ही वाला हो। लेकिन उससे पहले अध्याय 75 ब्लाइंड अंधकार। ऐशर अभी अगला कदम उठाता ही कि अचानक उसकी विजन पूरी तरह गायब हो गई। जैसे क्राइमोरा की दुनिया ने खुद फैसला कर लिया हो कि सारे रंग, सारी रोशनी एक पल में मिटा दी जाए। उसका शरीर तुरंत सख्त हो गया, मांसपेशियां इंस्टिंक्ट से कस गईं, जैसे ही अंधेरा उसकी आंखों पर छा गया। ये किसी असैसिन की एबिलिटी है, उसने सोचा, दिमाग तेजी से बदलती स्थिति को समझने लगा। अंधा कर देने वाली एबिलिटी ज्यादातर लोगों को बेकार लगती, लेकिन क्राइमोरा में एक पुरानी कहावत थी, कोई एबिलिटी बेकार नहीं होती, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाला बेकार हो सकता है। और इस पल वो कहावत बिल्कुल सच लग रही थी। युद्ध के बीच किसी योद्धा की नज़र छीन लेना कोई साधारण चाल नहीं, ये तो एक सीधी डेथ सेंटेंस थी जो सादगी के पर्दे में छिपी हुई थी। चाहे कितना भी अनुभवी योद्धा क्यों न हो, सही समय पर इस्तेमाल हुई ब्लाइंडनेस उसे शिकार बना सकती थी। ये माइंड बेस्ड एबिलिटी नहीं है, वरना सिस्टम इसे नलिफाई कर देता। ऐशर ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। असैसिन्स ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो एक ही संगठन से थे, एक दूसरे की एबिलिटीज जानते थे। सबके हथियार घातक इरादे से उठे और वो पूरी स्पीड से उसकी ओर बढ़े। लेकिन ऐशर कोई साधारण ओपोनेंट नहीं था। एलोवेन की कठोर ट्रेनिंग में उसने 6 महीने तक ओमनी परसेप्शन को निखारा था। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ाई लड़ी, दिशाहीन होकर लड़ा, यहाँ तक कि परसेप्शन बंद होने पर भी सिर्फ इंस्टिंक्ट और मसल मेमोरी से जिंदा रहना सीखा। इसलिए नज़र छिन जाने के बाद भी वो देख सकता था। उसकी ओमनी परसेप्शन उसके चारों ओर फैल गई, अपनी रेडियस में हर चीज़ की साफ तस्वीर बनाते हुए।
जिस एबिलिटी ने उसकी आंखें छीनी थीं, वो उसकी छठी इंद्रियों को दबा नहीं सकती थी। सिस्टम, जैसे ही ये एबिलिटी खत्म हो, मुझे तुरंत बताना। अफर्मेटिव होस्ट। ये सोचते ही एशर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी पल हवा बदली, चारों दिशाओं से हमले टूट पड़े, हर वार घातक, शरीर के हर हिस्से को काटने के लिए। लेकिन एशर मूर्ख नहीं था। वो सारी ताकत एक साथ ब्लॉक करने में बर्बाद नहीं करेगा। उसकी टांगों में एस्ट्रा दौड़ी, एक ही स्मूथ मूवमेंट। उसका शरीर धुंधला हुआ और वो अपनी जगह से गायब होकर कुछ मीटर दूर फिर दिखाई दिया, मानो रियलिटी ही खुद झुक गई हो उसके पीछे हटने के लिए। असैसिन्स एक पल को चौंके, लेकिन रुके नहीं। आखिरकार उनका लक्ष्य अभी भी वही था। इस बार एशन ने उन्हें पहल नहीं लेने दी। वो खुद आगे बढ़ा। एक फ्लैश में दूरी मिट गई, जैसे स्पेस मुड़ गई हो। उसके हाथ का डैगर आगे बढ़ा, सीधा पास खड़े असैसिन की आंख चीरता हुआ। एक चीख निकली, तेज, घबराई हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन पर ब्लेड फिसला और आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। खून हवा में उड़ा, पर एशर पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसकी चाल सांप जैसी, लचीली, अनिश्चित और घातक। एक तेज मोड़ और डैगर ऊपर चमका, दूसरे असैसिन की ठोड़ी के नीचे धंसा और सिर के ऊपर से बाहर निकल गया। धप! 2 शरीर जमीन पर गिर पड़े। एशर अब एक शैडो बन चुका था, खामोश, तेज और डरावनी सटीकता से भरा। उसे 1-2 वार से ज्यादा कभी जरूरत नहीं पड़ती। हर चाल सोची समझी, हर किल साफ। देखने वाले को लगता शिकार और शिकारी की जगह बदल गई है। एशर शिकारी नहीं था, वो प्रेडेटर था। बाकी असैसिन्स के मास्क के भीतर भौएं सिकुड़ गईं। उलझन बढ़ने लगी। वो अंधा होना चाहिए था, कमजोर, असहाय, लेकिन वो बैटलफील्ड में ऐसे चल रहा था जैसे उसकी नजर कभी गई ही नहीं। और एक और बात, उसका असली हथियार रैपियर था, लेकिन अभी वो डैगर से उन्हें काट रहा था मानो वही उसकी असली तलवार हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और यही उसे और भी खतरनाक बना रहा था। तभी जैसे ही एशर बैटलफील्ड में आगे बढ़ा, वही विशाल हैमर फिर से आसमान से गिरा। इस बार उसने डॉज नहीं किया, बल्कि हल्का सा मुड़ा और एक असैसिन को पकड़कर सीधे हथौड़े के रास्ते में फेंक दिया। एक डरावनी और हड्डियां तोड़ देने वाली टक्कर के साथ हथौड़ा जा टकराया। जिस असैसिन को एशर ने सामने फेंका था, उसका सिर पल भर में चकनाचूर हो गया, लाल धुंध की तरह हवा में बिखरता हुआ। हथौड़ा चलाने वाला असैसिन एक पल के लिए हिचक गया, पूरी तरह चौंक चुका था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एशर पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, सांसें शांत, कदम इतने खामोश मानो कोई भूत चल रहा हो। एक तेज हरकत, स्टील की चमक, मांस के हल्के से अलग होने की फुसफुसाहट, और अगले ही क्षण असैसिन का सिर हवा में उछला। सिर जमीन तक पहुंचता उससे पहले ही एशर ने फिर से हवा की चीरती हुई विप महसूस की, सीधे जान लेने के इरादे से। उसका शरीर तुरंत हरकत में आया, पैर जमीन से उठे, वो घूमकर मुड़ा और उड़ते हुए सिर पर एक जोरदार किक मारी। कटे हुए सिर ने भयानक प्रोजेक्टाइल बनकर विप चलाने वाली असैसिन की ओर तेजी से उड़ान भरी। उसे मजबूरन अपनी विप पीछे खींचकर झटके से बचना पड़ा। लेकिन एशर तब तक रुकने वालों में नहीं था। वो मिट्टी चीरता हुआ आगे बढ़ा, बिल्कुल बेरहम गति से। पीछे से फिर विप लहराई, सांप की तरह मुड़ती हुई, उसे निगलने को तैयार। इस बार भी एशर नहीं रुका। एक तेज उछाल, वो हवा में पहुंचा। उसका शरीर बीच हवा में मुड़ा, जैसे कोई नर्तक, लेकिन इरादा था कातिल का। और अगले ही पल वो उसके पीछे उतर चुका था, पूरी तरह खामोशी से। उसके डैगर्स चमके, चांदी के 2 घातक चाप सीधे उसकी पीठ की ओर। लेकिन वो तैयार थी। उसकी प्रतिक्रिया अनगिनत लड़ाइयों से निखरी हुई थी। वो भागी में ही उसने पलटकर हमला किया। विप का हैंडल जहरीले दांत की तरह सीधे एशर की गर्दन की ओर बढ़ा। दूरी कम हो चुकी थी, वो उसे साथ लेकर गिराना चाहती थी। लेकिन ये चाल एशर पहले देख चुका था। ब्लैक पैंथर ने भी यही किया था, और वही गलती उस पर दोबारा काम नहीं कर सकती थी। उसकी चाल बदल गई, पूरी सटीकता और शांति के साथ। हवा में तनाव भर गया, उसकी हथेली में बिजली जमा होने लगी। पल भर में वो एक बैंगनी ऊर्जा का भाला बन गया। अगले ही क्षण वो छूट गया। अंधी कर देने वाली रफ्तार, कच्ची भयानक ताकत।
बैंगनी बिजली हवा चीरती हुई गई और सीधे असैसिन के सीने से टकराई। धमाका! एक ही हार्टबीट में ऊर्जा फट पड़ी और उसका शरीर दबाव में फूटते गुब्बारे की तरह टुकड़ों में बिखर गया। पीछे रह गए सिर्फ जले हुए कण और हवा में तैरती आश। एशर ने महसूस किया हवा बदल रही है। स्पेस हल्का सा फट रहा था। बाकी असैसिन्स फिर हरकत में थे। कोई शब्द नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ शुद्ध घातक इरादा। उसका हाथ नीचे गिर चुकी विप पर बंद हुआ। दिमाग में याद चमकी। वो असैसिन इसे कैसे चला रही थी, उसका फ्लो, वेट, रेंज, बाकी सब उसकी बैटल इंट्यूशन ने पूरा कर दिया। विप पर बैंगनी बिजली दौड़ गई, मानो उसमें नसें धड़क रही हों। और फिर एशर चला। उसका हाथ धुंधला हुआ, विप तूफान की तरह लहराई, हवा को काटती हुई तबाही का नाच करती रही। असैसिन्स तुरंत पीछे हटे, तेज बर्स्ट्स में गायब होते हुए। लेकिन सब उतने तेज नहीं थे। तीन उस तूफान में फंस गए। विप गिरी, भारी ताकत और तत्वीय क्रोध के साथ। उनके सिर पके फल की तरह फट गए, लाल छींटों और टूटती हड्डियों के साथ। एक पल के लिए बैटलफील्ड में रंग लौटा, खून का गहरा लाल, मौत से रंगी दुनिया के बीच। धुएं की हल्की परत से एशर बाहर निकला। उसके कदम धीमे, सोचे समझे। हर कदम की गूंज बचे हुए असैसिन्स के कानों में युद्ध के नगाड़े जैसी सुनाई दी। अटल, अनिवार्य, जैसे अंत की घोषणा। होस्ट की विजन वापस आ गई है। सिस्टम की आवाज उसके मन में साफ गूंजी। एशर की पलकें उठी। उसी क्षण विरेलैस, जो पहले ही 4 असैसिन्स खत्म कर चुकी थी, अपनी जगह से गायब हुई और सीधे अपने मालिक के हाथ में प्रकट हुई। हवा भारी हो गई। अब असली शिकार शुरू हुआ था। अध्याय 76। नो मॉर। अंतिम घंटा। घड़ी पर अब सिर्फ 1 घंटा बचा था और एशर को इसका पूरा एहसास था, क्योंकि उसने सिस्टम से कहा था कि हर घंटे की सूचना उसे दी जाए। उसके खून से सने चेहरे पर एक चौड़ी पागल सी मुस्कान फैल गई। वो खड़ा था, घुटने हल्के झुके हुए, शरीर तना हुआ, ठीक वैसे जैसे कोई शिकारी झपटने से एक पल पहले होता है। इस पूरे ट्रू अवेकनिंग के दौरान उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। फिर भी वो हर पल का आनंद ले रहा था। वायरलेस भी। और उसका एब्सोल्यूट फिजिक, वो तो इस सब पर फल फूल रहा था। उसके पैरों के नीचे एस्ट्रा सांप की तरह कुंडली मारकर जागी, फिर चमकती लहर बनकर वायरलेस पर दौड़ गई। मुस्कुराते हुए एशर खुद को आगे फेंक देता है, मानो तोप से निकला गोला हो। हवा चीख उठी उसकी रफ्तार से। असैसिन्स जरा भी नहीं डगमगाए। वो मौत की कगार पर नाचने वाले पुराने खिलाड़ी थे, ऐसे पेशेवर जिन्होंने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था कि एक दिन मौत उन्हें ले जाएगी। लेकिन आज नहीं, किसी 17 साल के लड़के के हाथों तो बिल्कुल नहीं। ठंडी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपना एस्ट्रा जगा दिया। ऊर्जा उनके शरीरों पर दहाड़ उठी और वे सीधे एशर की ओर टूट पड़े। जंगल एक तूफान बन गया। चमकती तलवारें, मरोड़ खाती परछाइयां, इतनी घनी एस्ट्रा मैनिपुलेशन कि हवा खुद धुंधली पड़ गई। धड़ाम! हथियार टकराए, चिंगारियां उड़ी। फिर और फिर इस्पात की गूंज पूरे जंगल में गरजने लगी। अनगिनत धुंधली आकृतियां एक ही लक्ष्य पर टूट रही थीं, एशर। और वो खून से सने चेहरे पर पागल मुस्कान लिए सबका सामना कर रहा था। उसका हाथ एक बार भी नहीं डगमगाया। चांदी की एक रेखा अंधेरे को चीरती हुई गुजरी और उसके पीछे एक सिर खामोशी से हवा में उठ गया। उसकी रेपियर ऐसे चल रही थी जैसे किस्मत खुद रास्ता दिखा रही हो, तरल, अपरिहार्य। वो बिना झिझक वार करता, हर प्रहार दिल की धड़कन की लय पर नपा तुला। हर हरकत परफेक्ट, हर हमला उसी पर लौटाया गया जहां से वो शुरू हुआ था। वो वहां वार नहीं करता जहां दुश्मन खड़े थे, बल्कि वहां जहां वे होने वाले थे। उसकी बैटल इंस्टिंक्ट एबिलिटी उसे उनके हमले खुली किताब की तरह पढ़ने देती थी। मूवमेंट, इंटेंट, वीकनेस, सब कुछ एक्शन के एक पल पहले। उसी समय इंस्टिंक्टिव अडैप्टेशन उसके भीतर उफान मार रही थी। उसका शरीर असंभव कोणों पर मुड़ता बुनता जा रहा था, मानो वो घटना के होने से पहले का क्षण देख रहा हो। दोनों एबिलिटीज पूरी हार्मनी में चल रही थी। और इस तरह ट्रू अवेकनिंग का शिकार बनने वाला लड़का उसका सबसे निर्दयी प्रेडेटर बन चुका था।
एशर की मुस्कान एक पल के लिए भी फीकी नहीं पड़ी। उसका दिल सीने में युद्ध नगाड़ों की तरह गरज रहा था। उसकी नसों में सिर्फ खून नहीं, एस्ट्रा भी साथ बह रही थी। दोनों मिलकर उसे आगे धकेल रहे थे, जैसे कोई विशाल कुल्हाड़ी रेत के किले को चीरती चली जाए। उसके अस्तित्व के हर रेशे में उन्मादी भरी खुशी खिल उठी। वो बैंगनी रोशनी की लकीर बनकर आगे बढ़ा, और पीछे वायरल इसकी गूंजती हुई संतुष्टि। उसने पहले भी खून चखा था, पिछले 6 महीनों में मारे गए जानवरों का, लेकिन वे शिकार लायरा पकड़ती थी। तब एशर सिर्फ रेपियर उठाकर एक वार करता था। लेकिन यहाँ वायरलिस आजाद थी। वो नाच सकती थी, मांस चीर सकती थी, हड्डियां तोड़ सकती थी, नसें काट सकती थी, खोपड़ियां फाड़ सकती थी। हर कंपन, हर प्रहार उसके लिए परमानंद था। अगर उस पल वायरलिस का चेहरा होता, तो उस पर भी वही पागल उन्मादू मुस्कान होती जो एशर के चेहरे पर चमक रही थी। एक ही तरल हरकत में दोनों साथी, मानव और हथियार, लड़का और रेपियर, मौत के निर्दयी वॉल्ट्स में उतर गए। वे एक होकर चल रहे थे, उनकी इच्छाएं पूरी तरह जुड़ चुकी थीं, और उस क्षण उनकी दक्षता अपने शिखर पर पहुंच गई। निर्दोष, स्वाभाविक, घातक। एशर ने एक फैसला कर लिया था। उसकी स्टैमिना खत्म नहीं होने वाली थी। ट्रू अवेकनिंग का जो भी बचा हुआ टाइम था, अगर वो पूरी स्पीड से भी दौड़ता रहता, तब भी उसका बैलेंस नहीं टूटेगा। और इसी रिजॉल्व के साथ उसने खुद को पूरी तरह अनलीश कर दिया। अब कोई रिस्ट्रेंट नहीं, अब कोई कैलकुलेटेड मूवमेंट नहीं, अब कोई स्ट्रेंथ बचाने का प्लान नहीं, अब कुछ भी होल्ड बैक नहीं। बस एक ही सच, सब उसके सामने गिरने वाले थे, सब वायरल इसके सामने झुकने वाले थे। जब एशर आगे बढ़ा, बैटलफील्ड का सीन बदलने लगा। हर तरफ लोग गिर रहे थे, फॉर्मेशंस टूट रही थीं, और हवा में टेंशन घुल चुकी थी। वो बिल्कुल एक यूलीज्ड पैंथर की तरह मूव कर रहा था, साइलेंट, फास्ट और इम्पॉसिबल टू स्टॉप। जमीन का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे रात खुद इस क्लैश की गवाह बन रही हो। ऊपर चमकती हुई चांदनी भी अजीब सी लालिमा लेकर चमक रही थी, जैसे पूरी रात किसी बड़े रिचुअल का हिस्सा हो। पेड़ उसके रास्ते में रुक नहीं पा रहे थे, चाहे ट्रंक कितना भी स्ट्रांग हो। एशर के मूवमेंट के सामने सब हल्का लग रहा था। वो रात का एक शैडो बन चुका था, दिखाई देता हुआ भी पकड़ से बाहर। उसकी पर्पल आंखें चांदनी में ठंडी रोशनी की तरह चमक रही थीं। उसके पर्पल बाल हवा के साथ वाइल्ड तरीके से हिलते हुए, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी जैसे, अनटेम्ड। और जिन लोगों के लिए ये लास्ट मोमेंट था, उन्होंने बस 2 चीजें देखीं, वो चमकती हुई आंखें और एक सफेद फ्लैश। फिर सब खत्म। एबिलिटीज एक के बाद एक एक्टिवेट हो रही थीं, लेकिन एशर के लिए वो सब प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स जैसे थे। उसका माइंड और बॉडी परफेक्ट सिंक में काम कर रहे थे, न कोई डिले, न कोई मिस्टेक। उसकी नज़र सीधा उन एबिलिटीज के फ्लॉज तक पहुंच रही थी, जैसे सिस्टम का हिडन कोड उसे क्लियरली दिख रहा हो। असैसिन्स के दिल में धीरे धीरे पैनिक बढ़ने लगा, और एशर उस पैनिक को फील कर रहा था। वो हर छोटी गलती नोटिस कर रहा था, मिसप्लेस्ड स्टेप, ब्रोकन फॉर्मेशन, हेजिटेशन, फियर। उसकी आंखें फास्ट फ्लिकर कर रही थीं, डजन्स ऑफ इनकमिंग अटैक्स को एक साथ प्रोसेस करते हुए। उसका ब्रेन एक लिविंग सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। हर मूवमेंट एग्जीक्यूशन का सिग्नल था। उसकी रेपियर की हल्की सी चमक भी एक फाइनल वार्निंग जैसी लग रही थी। उसका स्वॉर्ड प्ले सिर्फ फाइटिंग नहीं था, वो एक फ्लोइंग आर्ट था। हर स्ट्राइक कंट्रोल्ड, हर मोशन ग्रेसफुल, हर स्टेप अनप्रिडिक्टेबल। वो बिल्कुल चांद की शैडो की तरह मूव कर रहा था, टच न होने वाला, फिर भी हर जगह प्रेजेंट। उसकी रेपियर सिर्फ कट नहीं कर रही थी, वो बैटलफील्ड को शेप कर रही थी। एयर उसके ब्लेड के साथ शिमर कर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल पैटर्न ड्रॉ हो रहा हो। हर थ्रस्ट, हर स्लैश डार्क फ्लावर्स की तरह ब्लूम होता, और तुरंत सब कुछ साइलेंस में ले आता। फॉरेस्ट की डार्कनेस और गहरी होती गई। एटमॉस्फियर हेवी लगने लगा, जैसे कोई अनसीन गेट खुल गया हो। और उस गेट के सामने एक नया ग्रिम रीपर खड़ा था, एशर। हवा में एक भारी सी स्मेल थी, आयरन जैसी मेटालिक, जो हर सांस के साथ महसूस हो रही थी। एशर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बूट जमीन पर हल्की सी आवाज कर रहे थे, स्क्विश।
स्क्विश, स्क्विश। ये आवाज अंधेरी खामोशी में अजीब तरीके से गूंज रही थी। जंगल जो पहले घने फॉग से ढका हुआ था, अब बिल्कुल खाली सा लग रहा था, जैसे बैटल ने उसकी रूह तक हिला दी हो। जमीन पर लाल पानी जैसे छोटे छोटे पूल्स बन गए थे और हर तरफ गिर चुके शरीर पत्ती की तरह बिखरे पड़े थे। सब कुछ इतना स्टिल था जैसे वक्त खुद रुक गया हो। फिर भी इतनी बड़ी फाइट के बाद भी एशर की सांसें स्लो और स्टेडी थीं। थकान थी, लेकिन टूटना नहीं। उसके पास अभी भी इनफ स्टेमिना था किसी भी चीज या किसी भी इंसान के लिए। तभी विरिलिस ने एक हल्की सी पल्स दी, ना ज्यादा तेज पर बिल्कुल क्लियर। उस सिग्नल के साथ ही बैटलफील्ड पर फैला हुआ लाल रंग धीरे धीरे मूव करने लगा, चाहे वो असैसिन्स का हो, बीस्ट्स का हो या उन मॉन्स्टर्स का जो एशर की फोर्स से गिर चुके थे। सब उबे कर रहे थे, जैसे इनविजिबल थ्रेड्स हवा में खींच लिए गए हों। वैसे वो सब ऊपर उठने लगे और सीधा विरिलिस की तरफ खींचने लगे। एक एक करके सब उसमें अब्सॉर्ब होता गया, बिल्कुल साइलेंट पर एक अजीब सी अथॉरिटी के साथ। जैसे ही वो एनर्जी उसमें गई, एशर के छोटे मोटे वूंड्स खुद ब खुद हील होने लगे। स्किन स्मूथली क्लोज हो रही थी, अननेचुरल पर परफेक्ट। जो एक्स्ट्रा पावर थी वो सब विरिलिस ने स्टोर कर ली, फ्यूचर के लिए, वेटिंग। इस वक्त एशर को किसी भी असैसिन की प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी, जैसे सब ऑलरेडी उसकी रेपियर की एज तक पहुंच चुके हों। उसकी नज़र धीरे धीरे ऊपर उठी, रात के बीच लटकती सिल्वर मून की तरफ। चांद की ठंडी रोशनी उसके खड़े हुए फिगर पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। डेथ की स्मेल अब उसके साथ चिपक चुकी थी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे स्वेट स्किन से निकलता है वैसे ही। तभी उसकी सेंसेस सडनली अलर्ट हो गईं। साइड में कुछ मूव हुआ। एशर की आंखें चांद से हिटकर सीधा उस डायरेक्शन में मुड़ गईं। शैडोड बुशेस से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। बाकी मास्क्ड असैसिन्स की तरह नहीं, ये आदमी बिल्कुल काम था, न मास्क न जल्दी, बस सीधा चलकर सामने आ गया। एशर की शार्प गेज ने उसे हेड टू टो स्कैन किया। गार्ड रेस करने की जरूरत नहीं थी, वो तो जंगल में आग खुलने के मोमेंट से ही पीक पर था। ओल्ड मैन ने शांत आवाज में कहा, मुझे मानना पड़ेगा, तुम क्राइमोरा के सबसे डेंजरस और टैलेंटेड वॉरग्रेव हो। उसके साइड पर भी एक रेपियर था, पोस्चर रिलैक्स्ड पर प्रेजेंस बिल्कुल डिफरेंट। वो उन लोगों जैसा नहीं लग रहा था जो चुपचाप लड़ते हुए गिर गए थे। एशर के होंठों पर हल्का सा स्माइल आया। लगता है तुम शुरू से देख रहे थे, उसने ठंडे टोन में कहा। उम्मीद है शो एंटरटेनिंग रहा होगा। नॉर्मली एशर को विलन टाइप मोनोलॉग्स पसंद नहीं थे, लेकिन स्ट्रेंथ अर्न करने वाले लोग, उनके लिए उसके पास रिस्पेक्ट था। और ये आदमी, उसकी मूवमेंट और उसके आसपास का एयर प्रेशर सब कुछ कह रहा था। ही हैड अर्न द राइट टू स्पीक। ओल्ड मैन ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मैं देख रहा था, उसने कामली कहा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ट्रू अवेकनिंग खत्म होने से पहले सारे असैसिन्स को एलिमिनेट करने वाले तुम पहले वॉरग्रेव हो। ना कोई लिम्ब लॉस्ट, ना कोई फेटल इंजरी। सचमुच एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। रात फिर से खामोश हो गई। चांद ऊपर से सब देख रहा था और जंगल के बीच दो लोग सामने सामने खड़े थे। एक जो सब कुछ पार कर चुका था और दूसरा जो शायद अभी असली टेस्ट लेकर आया था। वो आदमी एक ब्लैक ब्रेस्ट प्लेट पहने हुए था, बिल्कुल प्लेन, बिना किसी क्रेस्ट के। उसकी लेग्स पर ग्रीव्स थे जो घुटनों से लेकर एंकल तक प्रोटेक्शन दे रहे थे और आर्म्स पर वैम्ब्रेसेस चमक रहे थे। सफ़ेद बाल उसकी उम्र का सबूत थे, लेकिन उसका बॉडी फ्रेम अभी भी टाइट और पावरफुल था। 200 साल बीत चुके थे, फिर भी टाइम उसकी शार्पनेस को डल नहीं कर पाया था। वो सीधा खड़ा था, बिल्कुल एक नाइट की तरह। अगर इतनी तारीफ के साथ कोई रिवॉर्ड भी मिलता हो तो मैं खुशी से एक्सेप्ट करूंगा, एशर ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा। इस मोमेंट में भी उसे थोड़ा ह्यूमर मिल गया था। सच कहें तो शब्दों की वैल्यू उसके लिए कम थी। जो इम्पोर्टेंट था वो था टाइम। सिर्फ 30 मिनट्स बचे थे। क्या ये बुजुर्ग आदमी उसे उससे पहले रोक सकता है? एशर के अंदर जवाब ऑलरेडी क्लियर था। इतना सब सहने के बाद भी तुम हंस रहे हो, ओल्ड मैन ने शांति से कहा। ऐसी विल, ऐसा माइंडसेट। एशर ने उसकी आंखों में सीधा देखा, फिर नजर वापस चांद की तरफ मोड़ ली। उसकी आवाज धीमी थी पर स्टेडी। अपनी कहानी बताओ। तुम चल बोल नाइट की तरह रहे हो, फिर भी असैसिन के क्रीड के नीचे खड़े हो। कुछ पल तक बुजुर्ग चुप रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया। मैं एक गिरे हुए नोबल हाउस का नाइट था। 200 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है और अभी भी सिर्फ स्पार्क ब्राइट स्टार रैंक पर खड़ा हूं। लेकिन मैंने वफादारी से सर्व किया
और उस पर मुझे गर्व है। वो थोड़ा रुका, जैसे हर लफ्ज का वेट हवा में बैठ रहा हो। फर्स्ट सन मैलरिक ने उस नोबल हाउस को जलाकर राख कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे यंग मास्टर ने सेकंड मून की तरफ नजर उठा ली थी। और एम्परर ने कुछ नहीं किया, न पनिशमेंट न जस्टिस। एविडेंस नहीं है, उन्होंने कहा। उसकी आवाज कभी ऊंची नहीं हुई, न चीख न आंसू। फिर भी 200 सालों का दर्द और गुस्सा हर सिलेबल में महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने असैसिन्स गिल्ड ज्वाइन कर ली। मिशंस, साइलेंस, अंधेरा, ये सब मेरी दुनिया बन गए। फिर तुम आए, फिर तुम पैदा हुए। तो वॉरग्रेव को मारना ही तुम्हारी रिवेंज है? एशर ने सीधा पूछा। हाँ, और जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं खुद भी अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा, उन लोगों के पास लौटने के लिए जिन्हें मैंने सर्व किया। एशर चुप रहा। रैंक लो थी, उम्र बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उस आदमी के आसपास का ऑरा क्लियर डेंजर से भरा हुआ था। 200 साल तक इतनी कम पावर के साथ सर्वाइव करना सिर्फ 2 रीजंस हो सकते थे। या तो उसके पास टेरिफाइंग एबिलिटी है, या वो इनक्रेडिबली लकी है। और क्राइमोरा जैसी दुनिया में एशर लक पर बिलीव नहीं करता था। नाम क्या है आपका, मिस्टर नाइट? एशर ने हल्की सी रिस्पेक्ट के साथ कहा। मुझे हिलरी कह सकते हो, ओल्ड मैन ने सीधा जवाब दिया। एशर ने हल्का सा नॉट किया, फिर खामोशी। पॉज महसूस करते हुए हिलरी ने कहा, मैं अब असैसिन हूं, लेकिन दिल अभी भी नाइट का है। कोई चीप ट्रिक नहीं होगी, सिर्फ रेपियर्स डिसाइड करेंगे लाइफ या डेथ। हवा भारी हो गई, जैसे खुद नेचर ने इस वाव को सुन लिया हो। हिलरी का गॉन्टलेटेड हाथ धीरे से उसकी ब्लेड पर गया। जैसे ही उसने रेपियर शीट से निकाली, मेटल की हल्की हिस जंगल की स्टिलनेस को चीर गई। एशर बिल्कुल नहीं हिला। कोई विजिबल किलिंग इंटेंट नहीं थी, पर पर्पस क्रिस्टल क्लियर था। वो सिर्फ एशर की लाइफ के लिए आया था। एक ब्लिंक के अंदर विरिलिस एशर के हाथ में मटेरियलाइज हो गई। पर्पल आईज डीप अनरीडेबल ब्लैक से टकराईं। उन दोनों की प्रेजेंस हवा को भर रही थी, जैसे विंड और स्काई भी उनकी विल के नीचे झुक रहे हों। एक पत्ता हवा में घूमता हुआ धीरे धीरे नीचे गिरा, और जैसे ही वो फॉरेस्ट फ्लोर को टच करता है, एशर और हिलरी दोनों गायब हो जाते हैं। एक पल के ब्लिंक के अंदर ही एशर और हिलरी एक ही जगह पर मटीरियलाइज हो गए। रैपियर्स ऑलरेडी ड्रॉन, मेटल की हल्की चमक में छुपा हुआ साइलेंट डेंजर। बिल्कुल 2 सिंक्रोनाइज्ड कोब्राज की तरह दोनों के हाथ एक साथ आगे बढ़े। सेम पॉइंट, सेम टाइमिंग, सेम इंटेंट। क्लैंग, स्टील के टकराने की तीखी आवाज ने पूरी खामोशी को तोड़ दिया। इम्पैक्ट के पॉइंट पर हवा जैसे चीख उठी, फिर एक शार्प शॉकवेव के साथ बाहर फैल गई। उनके कपड़े जोर से फ्लटर हुए, लेकिन ना एशर हिला ना हिलरी। आंखें लॉक्ड, जैसे 2 रिफ्लेक्शंस, एक ही रिदम, एक ही फोकस, एक ही मोमेंट। पैर जमीन पर जमे रहे, पर उनके हाथ ब्लर बन गए। थ्रस्ट के बाद थ्रस्ट, हर स्ट्राइक का परफेक्ट काउंटर। स्टील बार बार एक दूसरे को टच करता हुआ, स्पीड और कंट्रोल का एक साइलेंट सैवेज बैले। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 1000 से ज्यादा क्लैशेस हो चुके थे। नीचे की जमीन प्रेशर से धंस चुकी थी, एक क्रेटर बन गया था सिर्फ उनके डुअल की इंटेंसिटी से। मिट्टी और पत्थर शॉक वेव्स के साथ बाहर उछल गए। फिर बूम, जमीन और टूट गई। रिदम एक पल के लिए ब्रेक हुई, पर उनकी नजरें अभी भी लॉक्ड, अनब्रोकन, अनस्पोकन चैलेंज से बंधी हुई। अगला ही इंस्टेंट दोनों फ्रैक्चर्ड रवीन से गायब। उनकी मूवमेंट फॉरेस्ट की तरफ एक ब्लर्ड स्ट्रीक बन चुकी थी। नो एस्ट्रा, नो एलिमेंटल पावर, सिर्फ प्योर रैपियर मास्टरी। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रीज, स्टोन्स, जो भी बीच में आया, सब इंस्टेंटली साइड हो गया, जैसे स्पेस खुद रास्ता दे रही हो। चांद की हल्की रोशनी के नीचे 2 लाइट स्ट्रीक्स हवा को कट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर पास पर स्पार्क्स छट रहे थे, जैसे रात के अंधेरे में छोटे बर्निंग एम्बर्स तैर रहे हों। वो दोनों फैंटम्स की तरह मूव कर रहे थे, अनटचेबल, साइलेंट, पर हर मोशन में हिडन इम्पैक्ट। हर क्लैश दूर से बजती किसी घंटी की तरह गूंजता। सिर्फ फाइट नहीं, 2 इनडोमिटेबल विल्स का टकराव। ये सिर्फ डुअल नहीं था, ये एक रेकनिंग था। हिलरी ने कहा था कि वो असैसिन होते हुए भी नाइट का दिल रखता है, लेकिन एशर के लिए ये सब सिर्फ रोमांटिसाइज्ड नॉनसेंस था। ऐसे इंसान पर एक पल के लिए भी ट्रस्ट करना डेथ इन्विटेशन हो सकता था। इसलिए बिना एस्ट्रा के डुअल के बावजूद एशर की नज़र हिलरी के हर माइक्रो मूवमेंट पर टिकी रही।
कोई हिडन ट्रिक, कोई सडन शिफ्ट, कुछ भी इग्नोर नहीं। उसके हाथ में वायरलेस हल्की वाइब्रेशन के साथ रिएक्ट कर रही थी, जैसे ब्लेड खुद डुअल के एक्साइटमेंट को फील कर रही हो। एशर ने एक फेंट किया, रैपियर ने हवा में सर्पेंटाइन डिसेप्शन ड्रॉ की। हिलरी डिफेंड करने को शिफ्ट हुआ और उसी पल एशर ने ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी, बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। फिर भी हिलरी शॉक्ड नहीं हुआ, जैसे उसने ये मूव पहले ही देख लिया हो। हिलरी की रैपियर एक पल के लिए शिमर हुई, फिर ब्लर बन गई। अगली ही ब्रेथ में उसके आसपास हंड्रेड्स ऑफ क्रेसेंट लाइक स्लैशेस अपीयर हो गए, जैसे हवा खुद कटिंग ब्लेड्स में बदल गई हो। एशर की पर्पल आइज फोकस से नैरो हो गईं। ये टेक्निक उसने पहले कभी नहीं देखी थी, पर उसके बैटल इंस्टिंक्ट्स नॉर्मल लिमिट से परे थे। सोच आने से पहले ही उसका बॉडी रिएक्ट कर चुका था। मसल्स कॉइल हुए, वायरलेस उठी। जैसे ही स्वर्लिंग कट्स पास आए, एशर मूव हुआ, फ्लूइड, प्रिसाइज और हैरान कर देने वाली एक्यूरेसी के साथ उसने वही मोशन मिरर कर दिया। एक इंस्टेंट में उसकी तरफ से भी कटिंग विंड का स्टॉर्म फूट पड़ा। दो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स बीट स्पेस में टकरा गए, एक वायलेंट साइलेंट सिम्फनी। ग्राउंड पर डीप मार्क्स बन गए, जमीन लंबे ट्रेंचेस में स्प्लिट हो गई, टॉल ट्रीज क्लीन फ्रैगमेंट्स में टूटकर गिर पड़े। फॉरेस्ट खुद उनकी पावर का वेट फील कर रहा था, लेकिन एशर रुका नहीं। टेक्निक एग्जीक्यूट करते ही उसकी परफेक्ट मसल मेमोरी ने उसे रिफाइन कर लिया था। जो चीज हिलरी को सालों में मास्टर हुई, एशर ने सेकंड्स में अडेप्ट कर ली, और डुअल अभी सिर्फ शुरू हुआ था। अगर तुम चाहो, मैं चैप्टर 79 का सेम सिनेमैटिक हिंदी इंग्लिश रीराइट कंटिन्यू कर सकता हूँ, या इस डुअल को यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट और बीजीएम क्यूज में कन्वर्ट कर दूं। बताओ, नेक्स्ट चैप्टर? एशर और वायरलेस फिर से मूव हुए। उनका सिंक अब बिल्कुल परफेक्ट था, जैसे एक ही बॉडी, एक ही माइंड, एक ही ब्लेड। उसका हाथ ब्लर बन गया। हवा ने विरोध की एक हल्की चीख निकाली, लेकिन उसकी विल के सामने उसे झुकना ही पड़ा। फिर से हंड्रेड्स ऑफ रेजर शार्प विंड स्लैशेस स्पेस में शेप लेने लगे, मगर इस बार उनका पर्पस अलग था। ये मिरर या डिफेंस नहीं थे, ये सीधा असॉल्ट था। ज्यादा शार्प, ज्यादा फास्ट, ज्यादा रूथियस। हर इनविजिबल कट एक अनचेन्ड प्रेडेटर की तरह हिलरी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन हिलरी हैरान नहीं हुआ। पिछले 5 घंटों से वो एशर को देख रहा था, ट्रू अवेकनिंग के शुरू होने से ही। उसने देखा था कि कैसे एशर ने एक्सपीरियंस्ड असैसिन्स को आसानी से ओवरपावर कर दिया। सालों की ट्रेनिंग कुछ पलों में बेकार हो गई थी। उसने ये भी देखा था कि कैसे एशर ने डैगर्स को स्टोलन प्रिसिजन के साथ यूज किया, और विप जैसा अनफेमिलियर वेपन भी पहली ही कोशिश में उसके कंट्रोल में आ गया था। तो हाँ, विंड कटिंग टेक्निक का परफेक्ट रेप्लिकेशन उसे शॉक नहीं कर रहा था। फिर भी उसके सीने में एक साइलेंट थंडर गूंज उठी, एक एहसास जो बहुत सालों से दबा हुआ था। आखिरी बार कब उसे ऐसा फील हुआ था? कब वो किसी ऐसे रैपियर विल्डर के सामने खड़ा हुआ था जो उसे चैलेंज कर सके, रॉ टैलेंट और रिलेंटलेस इंस्टिंक्ट के साथ? उसका चेहरा अब भी स्टोन जैसा शांत था। कोई शब्द नहीं। बैटल में शब्दों की जगह नहीं होती, सिर्फ एक्शन। बिना कुछ कहे हिलरी स्टैंस में शिफ्ट हुआ, साइलेंट, शार्प, एब्सोल्यूट। उसकी प्रेजेंस जैसे पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल रही थी। और फिर वो मूव हुआ। एक ब्लिंक के अंदर उसका फॉर्म ब्लैक स्ट्रीक बनकर आगे फूट पड़ा, ब्लाइंडिंग स्पीड और ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ। उसकी रैपियर इनकमिंग विंड ब्लेड से टकराई, बिना हेजिटेशन के, प्योर डोमिनेंस के साथ। हर स्विंग अटैक्स को पेपर की तरह टेयर कर रहा था। वो कट कर रहा था, क्लीविंग थ्रू, जैसे हवा खुद उसके ब्लेड के सामने बिखरती जा रही हो। ये सिर्फ कॉम्बैट नहीं था, ये वॉर से जन्मी हुई आर्ट थी, सेंचुरीज के इंस्टिंक्ट से निकली हुई। अचानक एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म फूट पड़ा, स्पाइरल बनाता हुआ पूरे बैटलफील्ड को निगलने लगा। उस हेज के बीच सिर्फ 2 फ्लैशेस दिख रहे थे, एक ब्लैक, एक सिल्वर, जैसे 2 वॉर गॉड्स स्मोक के अंदर फ्री हो गए हों। फिर साइलेंस, लाइट्स गायब, सिर्फ स्टिलनेस, जैसे दुनिया सांस रोककर देख रही हो। एशर की आंखें डस्ट स्टॉर्म को पियर्स कर रही थी, स्टेडी, अनब्लिंकिंग। विजन ब्लर हो सकती थी, पर उसके सेंसेस माइंड के अंदर सायरन की तरह वॉर्न कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। वो स्टैटिक रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक इंस्टेंट में उसका बॉडी पर्पल स्ट्रीक बनकर पीछे ग्लाइड कर गया, फ्लूइड इंस्टिंक्ट के साथ। और तब वो आया। हिलरी डस्ट के हार्ट से स्नाइपर बुलेट की तरह निकला, साइलेंट, डेडली, अनस्टॉपेबल। सिर्फ एक टारगेट, एशर।
एशर की नज़र उसके डिसेंट को ट्रैक कर रही थी। हार्ट बीट भर के अंदर हर नुआंस रीड कर लिया। ऊपर से गिरती हुई हिलरी की रैपियर एक ब्लेजिंग मीटियोर जैसी लग रही थी, रॉ फोर्स के साथ सीधा रियलिटी को कट करने को तैयार। लेकिन एशर ने उसे सीधा फेस किया। उसकी ग्रिप में वायरलेस सर्ज हुई, इंटेंट की चमक के साथ। एक स्विफ्ट रिस्ट ट्विस्ट, ब्लेड उठी, टाइमिंग और टेक्निक परफेक्ट हार्मनी में आ गए। पैरी, एक एक्सपर्ट मोशन में उसने स्ट्राइक को रीडायरेक्ट कर दिया, किलिंग फोर्स को सर्जिकल प्रिसिजन से साइड करते हुए। स्टील ने स्टील को टच किया और हवा खुद रिस्पेक्ट में हल्के से ट्रेम्बल कर उठी। जैसे जैसे दोनों एक साथ मूव कर रहे थे, एशर ने तुरंत नोटिस किया हिलरी की स्पीड हर पासिंग मोमेंट के साथ बढ़ रही थी। उसकी रेपियर सिल्वर की फ्लीटिंग लाइटनिंग की तरह फ्लैश कर रही थी। उनके एक्सचेंज का रिदम, जो पहले मेजर्ड और कंट्रोल्ड था, अचानक चेंज हो गया, जैसे बैटल ने अपना खुद का टेम्पो चूज कर लिया हो। एक ब्लिंक के अंदर हिलरी की रेपियर आगे डांट हुई। एशर के इंस्टिंक्ट्स फ्लेयर हुए। वो इंटरसेप्ट करने मूव हुआ, लेकिन उसकी ब्लेड ने सिर्फ खाली हवा को टच किया। स्ट्राइक ऑलरेडी आकर जा चुकी थी, टू फास्ट टू ट्रैक। और फिर वो स्टिंग। स्टील ने स्किन को एक सिंगल सीमलेस मोशन में टच किया, क्लीन, शार्प, जैसे बटर पर नाइफ स्लाइड करती हो। एक फ्रेश कट एशर की स्किन पर ओपन हुआ, पर वो जरा भी फ्लिंच नहीं हुआ। पिछले 5 घंटों में काउंटलेस वुंड्स इंड्योर करने के बाद उसका बॉडी पेन के लिए ऑलमोस्ट नंब हो चुका था। मगर वायरलिस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। सेंटिएंट ब्लेड एक बार पल्स हुई और टॉर्न फ्लैश ऐसे सील हो गई जैसे कभी टच ही ना हुई हो। हिलरी फिर भी अनडिटर्ड रहा। उसने एशर की रीजेनरेशन पहले ही एंटिसिपेट कर ली थी। जो चीज वो फुल्ली समझ नहीं पाया था, वो थी वायरलिस की हीलिंग की लिमिट। फिर भी उसके पास एक थियरी थी। इतनी देर की बैटल में एशर ने कभी वाइटल ऑर्गन्स पर डैमेज सस्टेन नहीं किया था, जैसे आई जैसी डेलिकेट जगह। शायद वायरलिस हर चीज हील नहीं कर सकती जब एब्सोल्यूट प्रिसिजन रिक्वायर्ड हो। इस थॉट के साथ हिलरी की पोस्चर शिफ्ट हुई। एक स्मूथ ट्रांजिशन में उसके अटैक्स और ज्यादा सैवेज और फिरोशियस हो गए। फिर जैसे लाइटनिंग स्काई को टियर करती हो, उसकी रेपियर का टिप सीधा एशर की आई की तरफ शूट हुआ। एशर ने स्ट्राइक को आते देखा, एज की चमक सिर्फ सेंटीमीटर्स दूर। न वायरलिस रेस करने का टाइम, न पैरी का स्पेस। लास्ट इंस्टेंट पर उसका हेड साइड में स्नैप हुआ, फेटल थ्रस्ट से नैरो एस्केप। अगला मोमेंट, थंडरस बूम। विंड प्रेशर उसके ईयर ड्रम्स पर एक्सप्लोड हुआ। बैलेंस 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। हिलरी ने बिल्कुल डिले नहीं किया। एक हार्ट बीट में उसने ओपनिंग एक्सप्लॉइट की। उसकी लेग whip की तरह लैश हुई, परफेक्ट टाइमिंग के साथ। बिफोर एशर रीगेन कर पाता, एक शार्प रिंगिंग उसके स्कल में घूम गई। सेंसेस मोमेंटरली केओटिक हो गए। और उसी वल्नरेबल इंस्टेंट में फोर्स ने उसके एंकल्स को स्ट्राइक किया, मैडनिंग प्रिसिजन के साथ। ब्लिंक करने का भी टाइम नहीं मिला। ग्रेविटी ने पकड़ लिया। वो नीचे क्रैश हुआ हेवी इंपैक्ट के साथ। ग्राउंड पर क्रैक्स वेब की तरह स्प्रेड हो गए। लेकिन उस फ्लीटिंग हार्ट बीट में भी एशर का माइंड रिकैलिब्रेट कर गया। बैटल हार्डन रिफ्लेक्सेस फिर से एक्टिवेट हो गए। क्लैरिटी रिटर्न हुई और साथ ही ब्रूटल रियलिटी। उसने मुड़कर देखा, एक रेपियर थ्रस्ट फिर से उसकी तरफ आ रहा था। इंस्टिंक्टिव एडेप्टेशन दोबारा फ्लेयर हुई। एशर ब्लर बनकर साइड रोल हुआ। फ्रैंटिक डॉज स्मूथ समरसॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। वो अपने फीट पर लैंड हुआ, फीलाइन ग्रेस के साथ, जैसे शैडो दोबारा जन्म ले रही हो। नेक्स्ट हार्ट बीट में हिलरी की रेपियर उस जगह पियर्स हुई जहां एशर पहले था। ग्राउंड वायलेंटली इरप्ट हुआ, इतना पावरफुल थ्रस्ट कि एक बड़ा क्रेटर कार्व हो गया, जैसे अबिस ने अपना माउथ ओपन कर लिया हो। शार्प पेन एशर के बॉडी में सर्ज हुई। एंकल स्वोलन, रिब स्ट्रेन में, हर मूवमेंट वेटी फील हो रही थी। इम्पैक्ट ट्रूली ब्रूटल था। पर वायरलिस ऑलरेडी काम कर रही थी। ना कमांड की जरूरत, ना वर्ड्स की। पेन ब्लूम होते ही वो रिस्पॉन्ड करती है, एशर का एक एक्सटेंशन बनकर। साइलेंट पल्स और हीलिंग इंस्टिंक्टिव प्रिसिजन से स्टार्ट हुई। टॉर्न फ्लैश, स्ट्रेन्ड बोन, सब स्टेडिली रिकवर होने लगे।
हिलरी एक फ्लूइड मोशन में फिर से खड़ा हो गया। अब उसकी प्रेजेंस डेंजरसली शार्प थी। उसकी ऑब्सिडियन आईज एक पल के लिए ऑलमोस्ट इनह्यूमन लग रही थी, जैसे दो साइलेंट वॉइड्स। वो धीरे धीरे एशर की तरफ चलने लगा। मेजर्ड स्टेप्स, डेलिब्रेट पेस, और हर स्ट्राइड के साथ हवा और हैवी होती गई, जैसे एटमॉस्फेयर खुद उसके इंटेंट का प्रेशर फील कर रहा हो। जैसे ही उसका पैर अगला कदम पूरा करने के लिए जमीन को छूने वाला था, वो अचानक गायब हो गया। ना कोई तेजी, ना कोई आवाज। ऐसा लगा मानो उस पल रियलिटी ने ही उसे अस्तित्व से मिटा दिया हो। एशर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से चेतावनी दे रही थी। उसे महसूस हुआ पीछे एक प्रेजेंस उभर रही है, बिल्कुल मौत के अवतार की तरह। बस एक हार्ट बीट की देरी और एक रेपियर पहले ही वहां मौजूद थी, रात में किसी फैंटम डैगर की तरह सीधा उसकी स्पाइन की ओर बढ़ रही थी। मूवमेंट टेक्निक एशर के मन में गूंजा, जैसे ही ओमनी परसेप्शन ने उसके आसपास की हर चीज को क्रिस्टल क्लैरिटी में रोशन कर दिया। आस्त्रा उसकी स्पेशल वेन्स में तूफान की तरह दौड़ पड़ी, उसके शरीर के अंदर आग की तरह भड़क उठी, और एक ही पल में उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। धमाके जैसी ताकत के साथ एशर साइड में झटका खाकर हट गया। उसका शरीर बस एक ब्लर बन गया। फेटल वार आखिरी क्षण में बच गया, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। रेपियर उसकी पीठ को हल्का सा चीर गई, मांस फिर से फट गया, पर जैसे ही खून बाहर आया, घाव तुरंत बंद होने लगा। वायरलेस अडिग प्रिसिजन से उसे फिर से हील कर रही थी। बिना रुके एशर पीछे की ओर उछला। उसकी मूवमेंट कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जैसी थी। वायरलेस उसकी मुट्ठी में चमकी और वो ऊपर की ओर छलांग लगाकर एक टेढ़े मेढ़े झुके पेड़ पर जा पहुंचा। वो बिल्ली जैसी बैलेंस्ड लैंडिंग के साथ खड़ा हुआ, बॉडी पूरी तरह कॉइल्ड, परफेक्ट कंट्रोल में। लेकिन हिलरी ठीक उसके पीछे था, पूरी तरह साइलेंट। एक फैंटम की तरह वो भी उसी झुके पेड़ पर चढ़ाया। उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए एशर पर टिकी थीं। उसने हल्की सी हरकत पकड़ी। एशर का बायां हाथ उसकी पीठ के ओर जा रहा था। एक मन में समझ चमकी। एशर का हाथ एक पाउच में गया जो उसने गिरे हुए असैसिन से लिया था। एक ही स्वीपिंग मोशन में उसने थ्रोइंग नीडल्स की पूरी वॉली फेंक दी। हर नीडल में एक्सप्लोजिव फोर्स भरी हुई थी और वो खुद पीछे की ओर सर्च कर रहा था। लेकिन हिलरी जरा भी नहीं हिचका। वो सीधे नीडल्स के तूफान में कूद पड़ा, बिना पलक झपकाए। जैसे ही नीडल्स पास आईं, उसका हाथ ब्लर बन गया। कैलकुलेटेड मोशन के साथ उसने अपना वैम्ब्रेस एंगल किया और हर प्रोजेक्टाइल को हवा में ही डिफ्लेक्ट कर दिया। चिंगारियां उसके चारों ओर नाची, लेकिन एक भी नीडल उसे छू नहीं पाई। सिर्फ एक सांस में उसने दूरी खत्म कर दी। उसकी रेपियर सीधे एशर के गले की ओर बढ़ी। इतनी ठंडी, इतनी कैलकुलेटेड स्ट्राइक कि वो किसी जन्मजात किलर के दिमाग जैसी लगी। लेकिन एशर पहले से तैयार था। उसने उसी पल अपना वार आगे बढ़ाया। वायरलेस मिरर थ्रस्ट की तरह गर्जना करती हुई निकली। दोनों वार टकराए, पावर और टेक्निक की सीधी भिड़ंत। टक्कर की शॉकवेव ने उनके नीचे का टेढ़ा पेड़ तोड़ दिया। लकड़ी और छाल हवा में श्रपेनियल की तरह उड़ गईं। ग्रेविटी ने पकड़ लिया। दोनों नीचे गिरने लगे, लेकिन गिरते हुए भी लड़ाई नहीं रुकी। हवा के बीच उनके हथियार नाच रहे थे। स्ट्राइक्स, काउंटर्स, फेंट्स, डिफ्लेक्शंस, सब कुछ डरावनी स्पीड से चमक रहा था। थ्रस्ट वर्सेस थ्रस्ट, स्लैश वर्सेस पैरी, हर छल का जवाब रेजर शार्प डिफेंस से। स्टील हवा में गूंज रही थी। गिरती हुई लकड़ी के टुकड़े भी उनकी भिड़ंत की ताकत से धूल बनते जा रहे थे। ये सिर्फ वॉरियर्स नहीं थे, ये दो ताकतें थीं जो मौत का पीछा कर रही थीं। फिर इम्पैक्ट। भारी धमाके के साथ उनके पैर जमीन से टकराए। धरती कांप उठी। धूल लहरों की तरह फैल गई, लेकिन कोई नहीं डगमगाया। दोनों अपने स्टैंड्स पर अडिग रहे, आंखें एक दूसरे में जमी हुईं। उस पल दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ सामने खड़ा दुश्मन। और तभी मानो किसी अनदेखे संकेत पर वो हुआ। बैंगनी बिजली की लपटें एशर के शरीर पर फूट पड़ी। पर्पल लाइटनिंग उसके चारों ओर जिंदा तूफान की तरह लिपट गई। हर सांस के साथ रॉ पावर चमक रही थी। उसी समय हिलरी के चारों ओर जलती हुई क्रिम्सन फ्लेम्स भड़क उठीं। राजसी क्रोध से जलती आग ने उसे घेर लिया।
एक नाइट जैसी आकृति, सीधी, शांत और धालक, जैसे किस्मत ने खुद इशारा दिया हो। दोनों हिले और अगले ही पल दोनों नजर से गायब हो गए। भयानक स्पीड के विस्फोट के साथ आसमान के नीचे दो देवताओं की टक्कर शुरू हो चुकी थी। जंगल पर छाई हुई ढलती अंधियारी अब पूरी तरह टूटने लगी थी। उसकी जगह ले ली थी दो भयानक ताकतों ने, क्रिम्सन फ्लेम्स और पर्पल लाइटनिंग, जो अचानक अस्तित्व में फट पड़ी थीं। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ दोनों तत्व आपस में टकराए। इतनी भयंकर टक्कर कि लगा पूरा जंगल दो हिस्सों में बंट जाएगा। उस टक्कर से निकली शॉकवेव दरिंदे समंदर की तरह बाहर फैली, पेड़ों, मिट्टी, चट्टानों और पत्थरों को हवा में उछालते हुए। जो हवा में नहीं उड़ा, वो पूरी तरह नष्ट हो गया, उन बेकाबू ताकतों में समाकर। धरती गहराई तक कांप उठी, मानो कोई उल्का पिंड जंगल के दिल में आ गिरा हो। बिजली पागल सांपों की तरह हवा में मरोड़ खा रही थी। हर थंडरक्लैप इतना तीखा था कि कानों के पर्दे फट जाएं। उधर आग, जलती हुई, दहकती हुई, इतनी गर्म कि हवा तक मुड़ने लगी। तापमान एक खतरनाक हद तक पहुंच चुका था, जैसे रियलिटी खुद पिघल सकती हो। धरती चिर गई, गहरी दरारें आसमान की ओर मुंह फैलाए खड़ी थीं। नीचे की जमीन पिघलकर लावा की नदी बन चुकी थी, और निर्दयी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला रही थी, पीछे छोड़ते हुए सिर्फ काली तबाही। घूमते धुएं और अंधेरी धुंध के बीच दो विशाल आकृतियां टकराईं। एक बिजली से घिरी हुई, दूसरी आग में लिपटी हुई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दुनिया कांप उठी। उनके शरीर अब साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ सिलुएट्स, एक जलते लाल रंग में, दूसरा चमकते बैंगनी में। कोई रोक नहीं, कोई दया नहीं। हर वार दूसरे को किनारे तक धकेल रहा था। हथियारों की हर टक्कर एक गूंजती हुई चीख जैसी थी, मानो खाई की गहराई से आती आवाज। धुआं आसमान में भरता जा रहा था। आसपास के जानवर डर से पागल होकर भागने लगे। उनकी इंस्टिंक्ट चीख रही थी, भागो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तलवारें तूफान की तरह टकराईं तारे। वो मौत की एक सिम्फनी में चल रहे थे। उनकी ब्लेड्स गुस्से में भरे देवता की बिजली जैसी चमक रही थीं। उन्होंने सांस लेने को भी नहीं रोका, उन्होंने पलक झपकने को भी नहीं रोका, उन्होंने सोचने को भी नहीं रोका, उन्होंने बोलने को भी नहीं रोका। वो बस चलते रहे। उनके शरीर निर्दयी सुंदरता से बह रहे थे, तेज आंखें, पटीक हाथ, अटल कदम। वो अब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि प्रकृति की ताकतें बन चुके थे, जो बस मानव शरीर में बंधी थीं। यहां थकान की कोई जगह नहीं थी, एग्जॉशन की हिम्मत नहीं थी कि इन देवतुल्य योद्धाओं को छू सके। हर टक्कर दुनिया को बदल देने की धमकी दे रही थी। फिर उनकी रेपियर्स दोबारा टकराईं। एक और जबरदस्त शक्ति उनके बीच फट पड़ी, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। उनके पैर जमीन में जमे रहे, जैसे धरती खुद उनकी इच्छा के आगे झुक गई हो। उनके सामने की हवा धमाके से फट रही थी, फिर भी न कोई झपका, न कोई डगमगाया। वो वार बदल रहे थे जैसे कवि पंक्तियां बुनते हैं। हर थ्रस्ट एक स्टैंजा, हर कट एक खूबसूरत लेकिन क्रूर लाइन। उनके चाल चांदनी में बहती सिल्वरी नदियों जैसी थी, फ्लूइड, ग्रेसफुल और घातक। पैरी और स्लैश मिलकर एक परफेक्ट तूफान बन गए थे। ये ड्यूअल इतना सटीक था कि हिंसा और कला की सीमा मिट चुकी थी। वो मिलते फिर अलग होते, जैसे लहरें अनंत किनारे से टकराती हों। हर टक्कर में कुदरत की कच्ची, अनियंत्रित ताकत धड़क रही थी, और उसी धड़कन के बीच जंग जारी रही। अभी फ्रीज आना बाकी था। एशा की रेपियर एक उन्मादी इंपल्स के साथ आगे बढ़ी। वायरलेस, फैसला सुनाने वाले भाले की तरह सीधी लकीर में चमकी। बैंगनी लाइटनिंग उसकी पूरी देह को घेर चुकी थी, जंगली, चमकदार, अडिग। बिजली की पागल आंख उसकी ब्लेड पर नाच रही थी, मानो हर चिंगारी किसी आने वाले निर्णय की घोषणा हो। सामने हिलरी की फ्लेम्स की जवाब में भड़क उठीं। उनकी लपटें किसी दैत्य की गहराई से निकली आग जैसी थीं, और उसकी रेपियर नर्क की फायर स्टॉर्म की तरह बह रही थी। हर टक्कर के साथ सुलगती ऊर्जा और चीखती आवाजों का विस्फोट होता,
लाइटनिंग बनाम फ्लेम, स्टील बनाम स्टील। दोनों योद्धा हर हरकत में विनाश बुन रहे थे। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल उनके युद्ध के निशान ढोने लगा था। पेड़ राख बनकर गिर चुके थे, धरती फट चुकी थी, जल रही थी, और वो दोनों सिर्फ एक ही इरादे से आगे बढ़ रहे थे, घातक अंत के लिए। अचानक हिलरी पीछे की ओर झपा। लाल लपटें उसके पीछे अंधेरे को चीरते धूमकेतु की तरह लहराईं। वो रुका, पैर जमीन में गड़े। रेपियर उठा, उसकी नोक सीधे एशर की ओर, शांत, प्रिसाइज, अंतिम। एक ही मोशन में उसका हाथ पीछे गया, लपटें उफन पड़ीं, फिर वो गायब हो गया। उसका शरीर हवा को चीरता हुआ दिव्य धनुष से छूटे जलते तीर की तरह आगे बढ़ा। आने वाला थ्रस्ट तेज, निर्दयी, सिर्फ मारने के लिए बना हुआ। आशा की इंद्रियां चीख उठीं, हड्डियों तक खतरा गूंज गया। ये कोई साधारण वार नहीं था, ये एक टेक्निक थी, और घातक भी। सोचने का समय नहीं, पैरी नहीं, ब्लॉक नहीं, बस मूवमेंट। एक गगनभेदी धमाका हुआ। एशर बैंगनी बिजली की लकीर बन गया, आंखों से ओझल, मौत से बस एक सांस दूर बचकर। उसी क्षण हिलरी का वार फटा, प्रलयकारी ताकत के साथ। आग का सैलाब बाहर उमड़ा, उस जगह को निगलता हुआ जहां एशर अभी खड़ा था। लपटें दरिंदे की तरह फैल गईं, हर चीज को जलाती हुईं। जंगल के दिल में एक सुलगता हुआ शून्य बना गईं, मानो हकीकत खुद फट गई हो। लेकिन राख बैठती उससे पहले हिलरी की इंद्रियां चेत गईं। पीछे कोई था। सोच से पहले शरीर हिला, कंधा, पैर, हाथ सब परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गए। रेपियर ऊपर उठा, ठीक समय पर। क्लैश! एशर की गिरती ब्लेड न्यायाधीश के हथौड़े की तरह उतरी। टक्कर की गर्जना तूफान जैसी थी। झटका हिलरी के शरीर में दौड़ा, उसकी स्टांस तोड़ने की कोशिश करता हुआ। लेकिन वो डटा रहा। नीचे की जमीन दबकर टूट गई। फिर भी वो एक पल को भी नहीं डगमगाया। दोनों तबाही की चमकती झलकियों में गायब होते, प्रकट होते रहे। हर मूवमेंट अनियंत्रित प्रकृति की शक्ति का तूफान था। एस्ट्रा उनकी नसों में उफन रही थी, जैसे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा उनके भीतर बह रही हो। वारों की बारिश शुरू हो गई। थ्रस्ट, स्लैश, कट, काउंटर थ्रस्ट। हर टेक्निक दूसरी से टकराती, हर वार का जवाब बराबर ताकत से मिलता। शुद्ध इंस्टिंक्ट, पूर्ण मास्टरी। उनके कदम टूटी जमीन पर निशान छोड़ रहे थे, समय की रेत में उकेरी गई गूंज की तरह। उनके पैर दैवीय सटीकता से बैटलफील्ड पर नाच रहे थे। रेपियर्स बार बार मिलती, फिर अलग होती, जैसे कोई पवित्र वचन स्टील में सील किया जा रहा हो। धीरे धीरे सूरज उगने लगा। क्षितिज पर सुनहरी रोशनी चढ़ी, जैसे आसमान खुद याद दिला रहा हो समय खत्म हो रहा है। अंधेरा और धुंध पीछे हटने लगे। सुबह की रोशनी टूटे जंगल में फैलने लगी। हिलरी ने उगते सूरज को देखा और एक निर्णय लिया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उसने चुप्पी तोड़ी। उसके होंठ खुले, आवाज निकली, सिर्फ ऊंची नहीं, गर्जन जैसी। उसमें अधिकार था, ताकत थी, अंतिमता थी। सिर्फ एक शब्द, लेकिन इतना विशाल कि पूरे तूफान को डुबो दे। फ्रीज। Next chapter is on the way, so don't forget to give like and subscribe.